वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रेड 7 साइंस का 6 चैप्टर जिसका नाम है एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। अब प्लांट की जो जर्नी है वो जनरली बिगिन होती है, स्टार्ट होती है विद द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। यानी स्टार्टिंग में क्या होता है, सीड होती है, वही जर्मिनेट करती है, मतलब बर्स्ट करके उसमें से प्लांट ग्रो होने लगता है। तो यही सीड का जो प्लांट में बदलना है, इसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं। यानी जब सीड से प्लांट बनने लगता है, इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। प्रॉपर नरिशमेंट के साथ, मतलब उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट वगैरह दिए जाएं, वाटर, सनलाइट या और भी जो रिक्वायरमेंट है वो अगर मिलती रहे, तो सीड क्या करती है, बिकम्स अ सैपलिंग एंड मैच्योर्स इनटू अ यंग प्लांट। तो जो सीड है ना, वो सैपलिंग में बदल जाती है। सैपलिंग कहते हैं छोटे से प्लांट को जिसकी हाइट अभी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ लीव्स वगैरह आई हैं। तो प्रॉपर नरिशमेंट के साथ जो सीड है वो सैपलिंग में बदल जाती है। फिर ये जो सैपलिंग है यानी छोटा सा प्लांट, वो मैच्योर होके एक यंग प्लांट में बदल जाता है। मैच्योर होने का मतलब ये कि प्लांट के अंदर जो कुछ भी फीचर होने चाहिए वो सारे उसके पास आ जाते हैं। इसको आप ऐसे समझो, जैसे आपने मैंगो की सीड को प्लांट कर दिया, ज़मीन में डाल दिया, अब वहाँ से प्लांट ग्रो होने लगेगा। तो जब मैंगो का प्लांट छोटा होता है तो उसमें मैंगोज वगैरह ग्रो नहीं होते, लेकिन जब यही प्लांट पूरी तरह से ग्रो होकर एक ट्री में बदल जाता है, उसमें फ्लावर्स आने लगते हैं, फ्रूट्स आने लगते हैं, यानी उस प्लांट के अंदर जो कुछ भी फीचर होने चाहिए वो सारे आ जाते हैं, तो हम कहते हैं वो जो प्लांट है वो मैच्योर हो गया। तो सीड सैपलिंग में बदलती है, सैपलिंग मैच्योर होकर यंग प्लांट में बदल जाता है। अब ये जो जर्नी है ना, इसमें कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। मतलब सीड जब यंग प्लांट में बदलती है तो उस बीच में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। कुछ विजिबल चेंजेस यानी ऐसे चेंज जो हमको दिखाई पड़ते हैं, वो क्या है, इंक्रीज इन हाइट। हम देखते हैं प्लांट की जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है। अपीयरेंस ऑफ मोर लीव्स, और ज़्यादा उस पर लीव्स आ गई, पहले कम लीव्स थी, धीरे धीरे और लीव्स आ गई। तो ये जो चेंज है हमको ऑब्जर्व हो रहा है। एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड न्यू सीड्स। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कुछ प्लांट के अंदर फ्लावर्स भी आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। फ्रूट्स पहले कच्चे रहते हैं फिर पक जाते हैं, तो ये सारे चेंजेस हैं। उन प्लांट के अंदर सीड्स आ जाती हैं। अब यही जो सीड्स हैं, इससे नए प्लांट इमर्ज होते हैं। मतलब ये सीड अगर ज़मीन पे गिर गई या हमने उसको प्लांट कर दिया तो वहाँ से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। It is quite unlikely that a seedling will develop the capabilities to produce its own seed immediately after germination. अब ऐसा नहीं होता कि जो सीडलिंग है, अभी सीडलिंग क्या है, देखो थोड़ा सा स्टेज में आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो रहता है सीड, जिसको हम प्लांट करते हैं, ज़मीन में डालते हैं। ये सीड क्या करती है, सबसे पहले जर्मिनेट करती है, मतलब बर्स्ट करेगी, उसके अंदर से प्लांट निकलना शुरू होगा। जर्मिनेट होने के बाद जब ये थोड़ा सा और ग्रो होगा, जब कुछ लीव्स इसके ऊपर आ जाएंगी, हाइट भी अभी काफ़ी कम है, तो फिर उसको हम कहते हैं सीडलिंग। यानी सीड वाला पार्ट अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे मान लो ये सीड है, इसी में से बर्स्ट करके ग्रोथ हो गई, नीचे की तरफ रूट जा रही, अभी सीड वाला पार्ट बाकी है, और इस प्लांट के अंदर थोड़ा बहुत कुछ लीफ वगैरह भी आ गई है, तो इसको हम सीडलिंग कहते हैं। जब ये थोड़ा सा और ग्रो होता है और कुछ लीव्स आ जाती है, थोड़ी हाइट और बढ़ जाती है, तो इसको हम सैपलिंग कहते हैं। अब यही जो सैपलिंग है, ये ग्रो करके जब मैच्योर हो जाती है, यानी उस प्लांट के अंदर जो कुछ भी फीचर है, फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो प्लांट की बात कर रहे हैं, तो मैंगो प्लांट या मैंगो ट्री के अंदर क्या होता है, मैंगो ग्रो होते हैं। तो जब वो प्लांट इतना बड़ा हो जाए कि उसके अंदर से मैंगो वगैरह ग्रो होने लगे, सारे जो फीचर उसके अंदर होने चाहिए थे आ गए, तो फिर वो बन जाता है यंग प्लांट। और ये कब होता है, जब वो मैच्योर होता है। तो ये पूरी कहानी है, मैंने आपको बता दिया। अब ऐसा नहीं होता कि जो सीडलिंग है ना, उसके अंदर सीड को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो जाए इमीडिएटली आफ्टर जर्मिनेशन। यानी अभी जस्ट जर्मिनेशन हुआ है, सीड को फाड़ के प्लांट निकलना शुरू हुआ है और उसके अंदर सीड आ जाए, ऐसा नहीं होता। इट नीड्स टू ग्रो एंड रीच मैच्योरिटी टू बिकम कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सीड्स। उस प्लांट को पहले ग्रो होना होगा, मैच्योर होना होगा, तब जाके उसके अंदर सीड को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी आती है। ऐसा नहीं कि प्लांट जस्ट अभी ग्रो होना शुरू हुआ और वो जो नया प्लांट निकल रहा है उसके अंदर सीड आ गई, पहले सीड नहीं आती। जब वो प्लांट पूरा ग्रो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, सारे फीचर जो उसके अंदर होने चाहिए थे जब आ जाते हैं, तो उस प्लांट के अंदर सीड आती है। अब इसी तरह से जो एनिमल्स हैं ना, उनको भी पहले ग्रो होना होता है, मैच्योरिटी रीच करते हैं, तब जाके वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, मतलब उनके बच्चे हो पाते हैं। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडे देते हैं, और वही जो अंडे हैं हैच करके उसमें से यंग वंस निकलते हैं, मतलब बच्चे निकलते हैं। जैसे मुर्गी की बात कर ले तो मुर्गी क्या करती है, अंडे देती है, वही अंडा जब फटता है तो उसके अंदर से बच्चा निकलता है। वही जो दूसरे हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गया, वो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं, मतलब इंसान अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे पैदा होते हैं। दोनों ही केस में जो यंग वंस है वो धीरे धीरे ग्रो होते हैं साइज़ में और डेवलप होते हैं टाइम के साथ।
मतलब उनकी हाइट, वेट ये सब इंक्रीज करती है और उनके अंदर और भी सारे डेवलपमेंट होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जो बच्चा होता है वो बोल नहीं पाता सही से, धीरे धीरे बोलना सीखता है, और भी फीचर्स उसके अंदर आते हैं। पहले चल नहीं पाता, चलने लगता। तो ये सारा कुछ डेवलपमेंट है जो कि धीरे धीरे होता है। द जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ अ ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस। अब इंसान की ज़िंदगी का जो सफ़र है उसको हम कई अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। यानी इंसान की पूरी ज़िंदगी कई सारे स्टेजेस में डिवाइड हो सकती है। वो स्टेजेस क्या हैं? एक हो गया इन्फेंसी, फिर आता है चाइल्डहुड, फिर आता है एडोलसेंस, फिर आता है एडल्टहुड और फिर लास्ट में ओल्ड एज। यानी इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत होती है इन्फेंसी से, यानी जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके लगभग 2 साल तक जो स्टेज होती है वो इन्फेंसी की कहलाती है। फिर लगभग 2 साल से 10 साल की जो एज होती है वो चाइल्डहुड की होती है। फिर चाइल्डहुड के बाद स्टेज आती है एडोलसेंस, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर इसी के बारे में है। एडोलसेंस के बाद आता है एडल्टहुड, यानी अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम बच्चे नहीं रह गए, एडल्ट बन गए हैं। और फिर लास्ट में स्टेज आती है ओल्ड एज, यानी जब इंसान बूढ़ा हो जाता है। हर पर्सन एक्सपीरियंस करता है इन स्टेजेस को, मतलब इन्हीं स्टेज से हर इंसान को गुजरना है एट दियर ओन पेस। अब इन स्टेजेस की जो पेस है, यानी जो रफ्तार है, वो थोड़ी बहुत कुछ अलग अलग होती है। जैसे मैंने इन्फेंसी का आपको बताया ना कि बर्थ से लेके लगभग 2 साल तक जो स्टेज होती है उसको इन्फेंसी कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली जैसे ही 2 साल का हो गया, इधर बर्थडे मनाया, उधर चाइल्डहुड स्टार्ट हो गया, नहीं। कुछ फीचर्स हैं जो कि इन्फेंसी के अंदर होते हैं, कुछ फीचर चाइल्डहुड के होते हैं। तो कुछ बच्चों में इन्फेंसी की स्टेज 2 साल से थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, कुछ और पहले ही चाइल्डहुड वाली स्टेज में इंटर कर जाते हैं। तो हर पर्सन की जो पेस है, जो रफ्तार है इन स्टेजेस से गुजरने की, वो थोड़ी बहुत कुछ कम ज़्यादा होती है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टेज मे वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। यही चीज़ मैंने आपको बताया कि जो ड्यूरेशन है कि भाई कितने साल तक इन्फेंसी वाली स्टेज रहेगी, कितने साल तक चाइल्डहुड, एडोलसेंस, ये सब स्टेजेस रहेगी, ये अलग अलग इंडिविजुअल के लिए वैरी करती है, यानी थोड़ी बहुत कुछ अलग होती है। इसीलिए इसको एकदम डिफाइन नहीं करते कि हाँ यहाँ से यहाँ तक की एज इन्फेंसी की हो गई, यहाँ से यहाँ तक चाइल्डहुड की हो गई। लगभग हम आइडिया देते हैं। अब इन्फेंसी से एडल्टहुड तक हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। Until around 10 to 12 years of age, most changes are related to height and weight. अब 10 से 12 साल तक, मतलब जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद से लेके जब उसकी एज 10 से या 12 साल तक हुई, तो इस बीच जो चेंज होता है वो ज़्यादातर हमको हाइट और वेट में ही ऑब्जर्व होता है। मतलब इस 10-12 साल में बच्चे की जो हाइट है वो इंक्रीज़ होती है, वेट इंक्रीज़ होता है, यही चेंज होता है। आफ्टर दिस अदर नोटिसेबल चेंजेस बिगिन टू अकर। अब इसके बाद यानी जब उसकी एज 10 या 12 साल हो जाती है तो और भी ऐसे चेंजेस जो हमको नोटिस हो सकते हैं वो शुरू हो जाते हैं, मतलब वो चेंज आने लगते हैं, मार्किंग द ऑनसेट ऑफ एडोलसेंस। और वो जो चेंजेस है जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जब वो ऑब्जर्व होने लगे, जब उनकी शुरुआत होने लगे, तब हम कहते हैं कि जो एडोलसेंस है ना उसकी शुरुआत हो गई। यानी कुछ ऐसे स्पेसिफिक चेंजेस हैं जब किसी के अंदर वो दिखने लगते हैं तो हम कहते हैं कि वो एडोलसेंस वाली स्टेज में इंटर कर गया। दिस इज़ अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये जो पीरियड होता है यानी एडोलसेंस वाली जो स्टेज है, इसमें बहुत तेज़ ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। अब आप सोच रहे होगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? जनरली हम इसको इंटरचेंज करके यूज़ कर लेते हैं कि ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। जो ग्रोथ है ना वो फिजिकल साइज से डील करता है और इसको हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी की हाइट इंक्रीज़ हो रही है, वेट इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम कहेंगे उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, और ये जो हाइट और वेट है इसको हम मेज़र कर सकते हैं। वही जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पूरा कंप्लीट हर एक चीज़ उस पर्सन के अंदर, उसमें क्या चेंज हो रहा है उसकी हम बात करते हैं। अब जैसे बच्चा जब छोटा रहता है तो उस समय वो बोलना नहीं जानता ना, धीरे धीरे वो बोलना सीखता है। तो ये जो बोलना सीख रहा है हम कहेंगे उसके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो रहा है। पहली चीज़ें इतना सोच नहीं पाता था, उतना दिमाग नहीं लगा पाता था, अब उसके ब्रेन का डेवलपमेंट हो गया है और ज़्यादा वो चीज़ों को सही से सोच पाता है और प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पा रहा है। इमोशनल चेंज उसके अंदर आए हैं। जैसे जब बच्चा छोटा रहता है तो बहुत जल्दी रोने लगता है, ज़िद करने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके जो इमोशंस हैं वो स्टेबल होते हैं। बड़ा होने के बाद वो हर चीज़ पे रोने नहीं लगता, चिल्लाने नहीं लगता, मतलब उसके इमोशंस के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। तो ये होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस। ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, फिजिकल साइज से रिलेटेड होता है। डेवलपमेंट पूरे ओवरऑल हर एक चीज़ की बात करता है कि किसी भी चीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, चाहे इमोशन के अंदर या उसकी मेंटल एबिलिटी के अंदर, उसके सोशल बिहेवियर के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट। और इसको जनरली हम मेज़र नहीं कर सकते। किसके इमोशंस कितने डेवलप हुए इसको आप कैसे मेज़र करोगे? हाँ, तो हम एडोलसेंस की बात कर रहे थे। ये वो पीरियड है जहाँ बहुत तेज़ ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, टिपिकली अकरिंग बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 19। और ये जो बहुत ही रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट का पीरियड है
यानी एडोलसेंस वाली जो स्टेज है वो 10 to 19 ईयर्स के बीच में रहती है इन जनरल। यानी एडोलसेंस वाली जो स्टेज है वो जनरली 10 ईयर से स्टार्ट होकर 19 ईयर तक रहती है। इसमें भी कम ज़्यादा हो सकता है किसी की एडोलसेंस की स्टेज स्टार्ट हो रही हो 12 ईयर एज से, किसी के 1 साल और पहले भी हो सकती है। अब एडोलसेंस के टाइम जो बॉडी है वो प्रिपेयर होती है एडल्टहुड के लिए। मतलब चाइल्ड से एडल्ट का जो बनना है वो तुरंत नहीं होता कि भैया अभी 1 सेकंड पहले तो वो बच्चा था, अब बड़ा हो गया, एडल्ट बन गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि धीरे धीरे वो बच्चे से बड़ा होता है। तो वो जो स्टेज होती है जहाँ पर एक चाइल्ड एडल्ट में बदल रहा होता है, उसी स्टेज को हम एडोलसेंस वाली स्टेज कहते हैं। और इस स्टेज में जो चेंजेस आते हैं वो उसको एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर करते हैं। मतलब एडल्ट होने के बाद उसके अंदर क्या क्या फीचर होने चाहिए, उन्हीं की शुरुआत होती है। अब ह्यूमंस जैसा कि और भी दूसरे जो लिविंग बींग्स हैं कैन नॉट रिप्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर दियर बर्थ। तो इंसान की बात कर लें या इसके अलावा और भी जो लिविंग बींग्स हैं वो पैदा होने के तुरंत बाद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब उनके बच्चे नहीं हो सकते कि अभी तुरंत पैदा हुआ और उसके भी बच्चे हो जाएं, ऐसा नहीं होता। उनकी जो बॉडी है सबसे पहले उसको ग्रो होना होता है और मैच्योरिटी की स्टेज तक पहुंचना होता है, तब जाके वो इस लायक बनते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। मतलब एक बच्चा जो अभी पैदा हुआ है वो किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, उसके बच्चे नहीं पैदा हो सकते। पहले वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसको ग्रो होना होगा, मैच्योर होना होगा, उसकी बॉडी के अंदर जो भी फीचर्स हैं जो होने चाहिए वो सारे जब आ जाते हैं तब वो इस लायक बनता है कि उसके बच्चे हो सके, यानी वो रिप्रोड्यूस कर सके। एज ह्यूमंस ग्रो एंड डेवलप दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस अलॉन्ग विद द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। जब इंसान ग्रो और डेवलप करता है तो उसके अंदर रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी तो आती ही है कि उसके बच्चे हो सके। इसी के साथ साथ कई सारे इंपॉर्टेंट फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। अब इन चेंजेस के अंदर क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी ही आती है बड़े होने के बाद, बल्कि हम फिजिकली, इमोशनली और हमारे अंदर बिहेवियरल चेंज भी आता है। अब इनमें से कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल साफ साफ ऑब्जर्वेबल होते हैं, यानी ऑब्जर्व कर सकते हैं उन चेंज को। वहीं कुछ ऐसे चेंज होते हैं जो कि इंटरनली होते हैं, मतलब अंदर होते हैं और उसको हम नोटिस नहीं कर पाते। तो इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे एडोलसेंस और अंडरस्टैंड करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस, और ये भी सीखेंगे किस तरीके से हम इसको हैंडल कर सकते हैं एक जिम्मेदारी के साथ। तो चलिए अब फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 6.1 ग्रोइंग विद एज, द टीनेज ईयर्स। अब ये टीनेज का मतलब क्या है? तो देखो, ऐसी एज जहाँ पर टीन वर्ड आए उसी को हम टीनेज कहते हैं। क्या मतलब? देखो आप ये बताओ, 12 के बाद क्या आता है? 13 आता है ना। तो 30 में लास्ट में क्या आ रहा है? टीन आ रहा है, 13। तो 13 हो गया। उसके बाद क्या आता है? 14, इसमें भी लास्ट में टीन आ रहा है। 15, 16, 17, 18, उसके बाद 19, फिर तो 20 आ जाता है। 20 में लास्ट में टीन तो आ नहीं रहा। तो 13 से लेकर 19 तक ये वो नंबर्स हैं जिनके लास्ट में टीन आता है। तो यानी 13 से लेकर 19 तक की जो एज है वो टीनेज कहलाता है। तो यही जो ईयर्स है वो टीनेज ईयर्स हैं। अब समर वेकेशन में वेंकटेश अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ विजिट किया। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर किया, उसकी 12 ईयर ओल्ड कजिन जिसका नाम था देवयानी, वो आई दौड़ते हुए ताकि उसको ग्रीट कर सके। अब इन दोनों के आपस में कुछ कन्वर्सेशन हो रही है। देवयानी कह रही है, वेंकटेश यू हैव अ थिन मस्टाश नाउ, तुम्हारे तो पतली सी मूंछ आ गई है। योर वॉइस हैज़ ऑल्सो चेंज, तुम्हारी आवाज़ भी बदल गई है। वेंकटेश कह रहा है, यू हैव बिकम सो टॉल देवयानी, देवयानी तुम तो बहुत लंबी हो गई हो। तो दोनों एक दूसरे में ऑब्जर्व होने वाले चेंज के बारे में बात कर रहे हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन बिटवीन वेंकटेश एंड देवयानी। चलिए इनके कन्वर्सेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 6.1 लेट अस डिस्कस। चलिए डिस्कस करते हैं। एक जार और कुछ पेपर स्लिप्स आपको ले लेना है। मतलब छोटी छोटी जो पर्ची होती है जिसमें हम कोई चीज़ लिख सकें, ऐसे आपको कुछ पेपर स्लिप्स ले लेने हैं और जार ले लेना है। राइट डाउन द चेंजेस यू कैन नोटिस अमंग स्टूडेंट्स एज दे गो फ्रॉम ग्रेड्स 5 to 8। अब पेपर स्लिप पे उन चेंजेस के बारे में आपको लिख देना है जो आपने स्टूडेंट्स में नोटिस किया ग्रेड 5 से लेके ग्रेड 8 तक। मान लो किसी स्टूडेंट को आपने ऑब्जर्व किया कि भाई ग्रेड 5 में ये ऐसा दिखता था, ग्रेड 8 में इस तरह से दिख रहा है, तो उस बीच उसमें क्या चेंज आया इसको आपको लिख लेना है। अब जिस चेंज के बारे में आपको लिखना है वो हाइट से रिलेटेड हो सकते हैं। मतलब ग्रेड 5 में उसकी हाइट क्या थी, ग्रेड 8 में क्या हाइट हो गई, क्या हाइट इंक्रीज़ हुई या उतनी ही है। स्ट्रेंथ की बात कर लें, बिहेवियर की बात कर लें या और भी एस्पेक्ट जो आपको ऑब्जर्व हुआ वही आपको लिख देना है। प्लीज़ अवॉइड राइटिंग द नेम्स ऑन द स्लिप। जिस भी स्टूडेंट के चेंज के बारे में आप लिख रहे हो उसका नाम ना लिखना। स्लिप्स को फोल्ड करके जार में डाल दो। अब मिक्स कर लो सारी ही स्लिप्स को जो कि आपने स्टूडेंट से रिसीव की है क्लास में। मतलब क्लास के हर एक स्टूडेंट को इसी तरह से स्लिप में चेंजेस के बारे में लिखना है और जार में डाल देना है।
तो जो भी स्लिप्स हैं उन सबको मिक्स कर लो और जो कलेक्ट हुई स्लिप्स उनको एक एक करके अनफोल्ड करो, खोलो। बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन ऑन द स्लिप, अब स्लिप पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे डिस्कस करो द चेंजेस विद द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो उन चेंजेस के बारे में जो लिखा हुआ है स्लिप में उस पर आप डिस्कशन करो। वॉट वर द मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेबल चेंजेस अमंग द स्टूडेंट्स, तो वो कौन से सबसे ज़्यादा कॉमन चेंजेस हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया है एज मैंशनड ऑन द स्लिप्स, जो स्लिप पे मैंशन है। लिस्ट कर लो टेबल 6.1 में। तो टेबल 6.1 में क्या करना है, मोस्ट कॉमन चेंजेस ड्यूरिंग ग्रोइंग अप। जब इंसान ग्रो करता है तो उस समय सबसे कॉमन चेंजेस कौन से होते हैं वो आपको यहाँ लिख देना है। तो फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे में चेंजेस की बात कर रहा है और लास्ट कॉलम में योर ऑब्जर्वेशंस, आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो अगर हाइट की बात कर लें तो जब कोई ग्रेड 5 से ग्रेड 8 में जाता है तो उसकी हाइट इंक्रीज होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें लिख देना हाइट इंक्रीजेज। फिर सेकंड चेंज है वेट एंड स्ट्रेंथ, जैसे जैसे एज बढ़ती है वेट इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। पहले कमज़ोर से रहते हैं फिर और स्ट्रेंथ हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो इसमें भी आप लिख देना वेट एंड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। अब थर्ड वाला है अपीयरेंस, यानी पहले कैसे दिखते थे अब कैसे दिख रहे हैं। स्पेशली फेस पहले कैसे दिखता था, क्या फेस में कोई चेंज आया। तो बॉयज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर फेस में आपको हेयर्स ऑब्जर्व होंगे, मतलब पहले हेयर नहीं थे, धीरे धीरे हेयर आने लगते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो फेशियल हेयर्स इन बॉयज़। इसी तरह से अगर हम स्किन की बात कर लें तो पिंपल्स आने लगते हैं, दाने निकलने लगते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है। पिंपल्स ऑन स्किन या फेस आप लिख सकते हो। क्या आपने भी एक्सपीरियंस किया इनमें से कुछ चेंजेस को? अगर हाँ तो ये इस वजह से है क्योंकि आप भी धीरे धीरे इस स्टेज तक पहुंच रहे हो, यानी एडोलसेंस वाली स्टेज। दिस स्टेज स्टार्ट्स अराउंड 10 ईयर्स ऑफ एज एंड कैन कंटिन्यू अप टू द एज ऑफ 19। तो ये जो स्टेज है एडोलसेंस वाली, ये लगभग 10 ईयर्स ऑफ एज से स्टार्ट होती है और 19 ईयर्स तक रहती है। इट इज़ यूजली अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड एंड इज कॉल्ड एडोलसेंस। अब ये जो स्टेज है वो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की स्टेज है जहाँ पर डेवलपमेंट होता है, मतलब इंसान चाइल्ड से एडल्ट में बदलता है। तो एक स्टेज रहती है जहाँ पर इंसान चाइल्ड रहता है, बच्चा रहता है। फिर एक स्टेज आती है जहाँ पर वो एडल्ट बन जाता है। तो ये जो चाइल्ड से एडल्ट बनने वाला फेज़ है, पूरा स्टेज है, यही एडोलसेंस है। अब टेबल 6.1 को एनालाइज करते टाइम आपने कुछ चीज़ें नोटिस की होंगी। अब इसमें फर्स्ट है इंक्रीज इन हाइट। जब हम पैदा होते हैं तब से लेके हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ और डेवलपमेंट होता रहता है, इंक्लूडिंग एन इंक्रीज इन हाइट, जिसके अंदर हाइट भी आ गया। मतलब जब हम पैदा होते हैं तब से लेके हमारी हाइट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है। हाउएवर द इंक्रीज इन द हाइट बिकम्स मोर प्रोमिनेंट ड्यूरिंग एडोलसेंस। लेकिन एडोलसेंस वाली स्टेज में ये जो हाइट का इंक्रीज है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, मतलब और फास्ट हो जाता है। मतलब ऐसा होता है कि अचानक से बहुत तेज़ हाइट इंक्रीज हो गई। अब ये चीज़ हो सकता है आपने नोटिस की हो कि जैसे मान लो किसी को 1-2 साल से आपने नहीं देखा, जब उसको 1-2 साल बाद देख रहे हो तो आपको लगा रहे तुम्हारी हाइट तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, पहले तो बड़े छोटे से थे अब कितने बड़े हो गए। तो एडोलसेंस वाली स्टेज में हाइट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करती है। फिर सेकेंड है चेंजेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ। बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, वेट इंक्रीज होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। एज बॉयज़ ग्रो इट माइट बी सीन दैट अलॉन्ग विद growing taller they gain weight, their shoulder might become a bit broader and their chest may get wider। अब अगर बॉयज़ की बात कर लें तो जब बॉयज़ ग्रो करते हैं तो हाइट तो इंक्रीज़ होती है, मतलब वो टॉल तो होते हैं, इसी के साथ साथ वो वेट भी गेन करते हैं, मतलब उनका वेट इंक्रीज़ होता है। जो शोल्डर है वो थोड़ा सा वाइड हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। चेस्ट भी थोड़ा सा वाइड हो जाती है, मतलब चेस्ट का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। गर्ल्स ऑल्सो अंडरगो चेंजेस इन हाइट एंड वेट एंड अदर बॉडी चेंजेस लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स। अब गर्ल्स के अंदर भी हाइट और वेट में चेंज आता है, उसी के साथ साथ बॉडी में भी चेंज आता है, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट। अब थर्ड है चेंजेस इन वॉइस, आवाज़ में चेंज ऑब्जर्व होता है। इन एडोलसेंट बॉयज़ द ग्रोथ ऑफ द वॉइस बॉक्स लीड्स टू अ वॉइस दैट साउंड्स होर्स। अब जो एडोलसेंट बॉयज़ हैं, यानी ऐसे बॉयज़ जो एडोलसेंस वाली स्टेज में हैं, वहाँ पर क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स है जहाँ से आवाज़ निकलती है, वॉइस प्रोड्यूस होती है, उस वॉइस बॉक्स में ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से जो वॉइस है वो होर्स हो जाती है, मतलब आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन हो जाता है, थोड़ी सी वॉइस क्रैक कर जाती है। मतलब एक लड़का जब छोटा होता है तो उसकी जो आवाज़ है वो पतली होती है, जब वो बड़ा हो जाता है थोड़ी आवाज़ भारी हो जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो वॉइस बॉक्स है उसके अंदर ग्रोथ होती है। वॉइस बॉक्स एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे थ्रोट यानी हमारे गले में होता है, वो हेल्प करता है हमारी बोलने में। अब वॉइस बॉक्स में जो ग्रोथ है वो कैसे ऑब्जर्व होती है? द ग्रोथ में बी सीन एज बम्प इन द थ्रोट रीजन एंड इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। अब वॉइस बॉक्स में जो ग्रोथ है उसको हम देख भी सकते हैं,
बेसिकली गले में एक बम्प टाइप का दिखेगा, कुछ बाहर निकली हुई चीज़ दिखेगी, उसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। ये यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो, ये एडम्स एप्पल है। तो ये देखो ऐसे बाहर निकला हुआ है कि नहीं। तो जब ग्रोथ होती है तो थोड़ा सा वो बाहर की तरफ निकलता है, वो हमको बाहर से ऑब्जर्व हो जाता है। हाउएवर इट इज़ नॉट नोटिसेबल इन एवरी इंडिविजुअल, लेकिन हर एक में ये चीज़ नोटिस नहीं होती। मतलब वॉइस बॉक्स में ग्रोथ तो होती है, लेकिन ये जो ग्रोथ है वो हर किसी में दिखाई नहीं पड़ती। द वॉइस बॉक्स ऑल्सो ग्रोज इन एडोलसेंट गर्ल्स, बट इट इज़ नॉट एज बिग एज इन द बॉयज़, लीडिंग टू ओनली स्लाइटली चेंजेस इन वॉइस। एडोलसेंट गर्ल्स के भी वॉइस बॉक्स में ग्रोथ होती है, लेकिन उतना नहीं जितना बॉयज़ के अंदर होती है। इसी वजह से बहुत हल्का सा गर्ल्स की वॉइस में चेंज आता है। अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही एक्सपीरियंस करते हैं हेयर की ग्रोथ बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में, जैसा कि आर्म पिट्स हो गया और प्यूबिक रीजन हो गया। अब प्यूबिक रीजन क्या होता है? देखो जो एब्डोमेन है, जहाँ पर पेट एंड होता है नीचे की तरफ, तो पेट के नीचे का जो रीजन होता है वो प्यूबिक रीजन कहलाता है। वहाँ पर हेयर ग्रोज होते हैं, आर्म पिट में हेयर ग्रोज होते हैं। अब बॉयज़ में फेशियल हेयर यानी चेहरे पे भी बाल आ जाते हैं, जो बाद में ग्रो होके मस्टैश यानी मूछ और बियर्ड यानी दाढ़ी में बदल जाते हैं। एज दे मूव टूवर्ड्स एडल्टहुड, यानी जैसे जैसे वो एडल्टहुड की तरफ बढ़ते हैं उनमें दाढ़ी और मूछ आ जाती है। कुछ बॉयज़ में चेस्ट हेयर भी डेवलप हो जाते हैं, बैक हेयर भी डेवलप हो जाते हैं, मतलब पीठ में भी बाल आ जाते हैं। दो फ्यू बॉयज़ में हैव नो सिग्निफिकेंट हेयर ग्रोथ, लेकिन कुछ बॉयज़ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर इस तरह की हेयर ग्रोथ नहीं होती, मतलब एडोलसेंस वाली स्टेज में। आगे चल के उनमें भी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन चेस्ट और बैक में जो हेयर है वो हर बॉयज़ में नहीं आते एडोलसेंस वाली स्टेज में। वेरिएशंस इन एंड टाइमिंग ऑफ अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ इज कम्प्लीटली नॉर्मल। अब हेयर की जो ग्रोथ है वो सब में एक जैसी नहीं होती, उसमें भी वेरिएशन होते हैं। जैसे बियर्ड की बात कर लें तो कुछ लोग के जो बियर्ड है वो इधर से निकलना पहले शुरू होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी यहाँ से निकलना पहले शुरू होती है, कुछ में साइड से निकल ली है, नीचे निकल ली है, इधर खाली है। तो अलग अलग तरीके से फेस पे जो हेयर है उनकी ग्रोथ होती है, और हेयर की ग्रोथ के जो टाइमिंग है वो भी अलग अलग होता है। कुछ लोगों के हेयर्स जल्दी आ जाते हैं, आपने क्लास में ऑब्जर्व किया होगा। कुछ बच्चे होंगे जिनके दाढ़ी मूछ वगैरह निकलने लगी होगी, कुछ की अभी नहीं निकली होगी। चेंजेस इन फेशियल स्किन, इमर्जेंस ऑफ पिंपल्स। अब इसी तरह से फेस की जो स्किन है उसमें भी चेंज आता है, जैसे पिंपल्स आ जाना, दाने वगैरह निकल आना। Another common occurrence during the adolescent years is a skin condition called acne, in which small reddish pimples appear. अब एक और कॉमन सी चीज़ जो कि अकर होती है एडोलसेंट ईयर्स में, वो है स्किन की एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं एक्ने। अब इसमें क्या होता है, छोटे से लाल रंग के दाने आने लगते हैं। अब ये आमतौर से विजिबल होते हैं फेस पे। अच्छा, एक्ने होता क्यों है? तो उसका रीज़न भी आपको दिया है। एक्ने अकर्स ड्यू टू एन इंक्रीज इन द ऑयल सिक्रीशन फ्रॉम द स्किन ड्यूरिंग एडोलसेंस that can clog the skin pores and lead to infections. अब होता यह है कि एडोलसेंस वाली स्टेज में स्किन से जो ऑयल का सिक्रीशन है, ऑयल का जो निकलना है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब पहले भी ऑयल निकलता है, लेकिन एडोलसेंस वाली स्टेज में काफ़ी ज़्यादा ऑयल निकलने लगता है। वो क्या करता है, स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शंस हो जाते हैं। वाइल एक्ने इज़ अ कंडीशन, पिंपल्स आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। अब जो एक्ने है वो एक कंडीशन है जहाँ पर स्किन के जो पोर्स हैं, स्किन में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो क्लॉग हो जाते हैं ऑयल से, मतलब ऑयल से बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। यही कंडीशन एक्ने कहलाती है। लेकिन जो पिंपल्स हैं वो उसके मैनिफेस्टेशन है, मतलब उसका इफेक्ट है। स्किन के पोर्स में ऑयल क्लॉग हो गया है, ये आपको ऑब्जर्व होता है क्या? नहीं होता ना। आपको थोड़ी ना दिखता है कि हाँ ये पोर है, इसके अंदर ऑयल भर गया, ब्लॉक हो गया। आपको सिर्फ उसका इफेक्ट दिखता है। यानी जब दाने निकलते हैं, पिंपल्स निकलते हैं, तो वो उसी एक्ने का इफेक्ट है जो हमको दिखाई पड़ता है। तो एक्ने एक कंडीशन है और पिंपल्स उसके मैनिफेस्टेशन है, मतलब उसका इफेक्ट जो दिखाई पड़ता है। अब एक की पॉइंट जो कि आपको याद रखना है, अब चाहे चेंज हाइट में हो, वॉइस में हो या फिर फेशियल हेयर में हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट द टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दीज चेंजेस मे वेरी अमंग इंडिविजुअल्स। लेकिन इन चेंजेस की जो टाइमिंग है कि ये चेंजेस कब आएंगे, इसी तरह से चेंजेस का जो नेचर है और कितना चेंज आएगा उसका एक्सटेंट, ये वेरी करता है इंडिविजुअल्स के अमंग। यानी अलग अलग में ये चीज़ अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको फेशियल हेयर का एग्जांपल दिया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दाढ़ी मूछ जल्दी आ जाती है, कुछ के देर से आती है, तो टाइमिंग वेरी करती है। नेचर की बात कर ले, हर किसी का फेशियल हेयर एक जैसा नहीं होता। कुछ के हेयर्स कर्ली होते हैं, कुछ के स्ट्रेट होते हैं, कुछ के हेयर बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। फेशियल हेयर का जो कलर है वो वेरी करता है, तो नेचर अलग है। फिर एक्सटेंट की बात कर लें तो इसमें आप हाइट का एग्जाम्पल ले सकते हो कि कुछ लोगों की हाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है
और वहीं कुछ ऐसे होते हैं जिनकी उतनी हाइट इंक्रीज नहीं होती। कुछ की वॉइस काफ़ी ज़्यादा बदल जाती है, कुछ की ज़्यादा नहीं बदलती। तो जो एक्सटेंट यानी किस हद तक चेंज आ रहा है वो भी वेरी करता है। ये जो वेरिएशन है वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। हर पर्सन एक्सपीरियंस करता है एडोलसेंस को अपनी खुद की पेस पे, मतलब अपनी रफ्तार होती है एडोलसेंस को एक्सपीरियंस करने की। और इस एडोलसेंस वाली स्टेज की जो ड्यूरेशन है वो भी वेरी करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। मतलब जनरली 10 से लेकर 19 ईयर्स तक की जो एज है वो एडोलसेंस वाली स्टेज होती है। लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यही ईयर्स हैं। हो सकता है किसी में एडोलसेंस वाली स्टेज 11 ईयर से स्टार्ट हो, किसी में 12 ईयर से स्टार्ट हो, किसी में 17 ईयर पे एंड कर जाए, किसी में 18 ईयर्स पे एंड कर जाए, किसी में 20 तक भी चली जाए। तो थोड़ा बहुत कुछ 1-2 साल ईयर कम ज़्यादा हो सकता है। तो अब हम समझ चुके हैं कुछ चेंजेस को जो कि होते हैं एडोलसेंस में, मतलब एडोलसेंस वाली स्टेज में। खास तौर से वो जो आसानी से ऑब्जर्वेबल है, मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे हाइट का बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ होना, वॉइस चेंज हो गई, फेस पे हेयर वगैरह आ गए, ये बाहर से देख के ऑब्जर्व हो जाता है। सम ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस। अब ये कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस क्या है? तो देखो, ऐसे चेंजेस जो किसी स्टेज के फीचर होते हैं, मतलब वो चेंजेस उसी स्टेज में हमको ऑब्जर्व होते हैं। जैसे एडोलसेंस वाली स्टेज में वॉइस का चेंज होना, फेस पे हेयर आ जाना, पिंपल्स वगैरह आ जाना, ये सारे क्या है? एडोलसेंस वाली स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हैं। तो कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हैं, लाइक चेंज इन वॉइस, द ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड चेस्ट हेयर इन बॉयज एंड द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। अब कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस है, जैसा कि वॉइस में चेंज होना, फेस और चेस्ट पे हेयर आ जाना बॉयज़ में, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट गर्ल्स में, ये वो चेंजेस हैं जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। मतलब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें डायरेक्टली ये पार्टिसिपेट नहीं करते। हाउएवर दीज कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हेल्प डिस्टिंग्विश मेल्स फ्रॉम फीमेल्स। लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हैं ये हमारी हेल्प करते हैं मेल्स और फीमेल्स को डिस्टिंग्विश करने में, मतलब अलग अलग पहचानने में कि भैया ये लड़का है, ये लड़की है। देखो, जब बच्चा छोटा होता है तो उस समय पहचानना मुश्किल होता है। मतलब जस्ट उसका फेस देख के या बॉडी को बाहर से देख के आप नहीं बता सकते कि वो लड़का है कि लड़की। लोग अक्सर पूछते हैं कि भैया लड़का है कि लड़की, तो बताना पड़ता है कि हाँ ये लड़का है या लड़की है, क्योंकि जस्ट फेस को देख के आइडिया नहीं लग रहा है, या बाहर से उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के आइडिया नहीं लग रहा है कि ये मेल है कि फीमेल है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है और वो एडोलसेंस वाली स्टेज में इंटर करता है, फिर इस वाली स्टेज में जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आते हैं तो उसकी वजह से मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाता है। मेल और फीमेल की वॉइस में चेंज देखने को मिलता है, बॉयज़ में फेस में और चेस्ट में हेयर आ जाते हैं, तो वहाँ से देख के आइडिया लग जाता है भाई ये लड़का है। गर्ल्स में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये जो चेंजेस है वो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर देते हैं, अलग अलग बना देते हैं, जिससे हम देख के ऑब्जर्व कर सकें कि कौन लड़का है कौन लड़की है। फॉर दिस रीज़न दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसी वजह से इनको सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। मतलब सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं क्योंकि ये मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करा रहे हैं, लेकिन सेकेंडरी हैं, मतलब डायरेक्टली रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे किसी के घर में जब शादी पड़ती है तो क्या होता है, घर में साफ़ सफाई होती है, नया नया पेंट होता है, डेकोरेशन होता है, घर में लाइटिंग वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें होती कि नहीं। लेकिन आप ये बताओ कि ये सारी जो चीज़ें हैं क्या वो डायरेक्टली मैरिज वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं कि भाई ये चीज़ें होंगी तभी शादी होगी, अदरवाइज नहीं होगी, मतलब शादी नहीं मानी जाएगी? ऐसा नहीं है ना भाई। शादी होने के लिए शादी की जो रस्म है या उसका जो जिस कम्युनिटी की भी शादी हो रही है उसका जो प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा। जैसे 7 फेरे हो गए या फिर निकाह हो गया। इसके अलावा और भी जो कम्युनिटीज़ में जो शादी करने का प्रोसेस है कि भाई ये करोगे तब शादी कंप्लीट मानी जाएगी, तो वो करना होगा, वो एक्चुअल चीज़ है, तभी उसको हम शादी मानेंगे। अगर किसी ने अपने घर में लाइट नहीं लगाई या डेकोरेशन नहीं करवाया तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसकी शादी नहीं मानी जाएगी। वो जस्ट ये शो करते हैं कि भैया हमारे घर में देखो शादी पड़ी है, फंक्शन हो रहा है। तो इससे बाहर से ऑब्जर्व हो जाता है कि भाई इनके घर में शादी पड़ी है, लेकिन ये डायरेक्टली मैरिज वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस हैं वो मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प तो करते हैं, लेकिन डायरेक्टली रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते। सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर नेचुरल साइंस दैट द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर एडल्टहुड। अब ये जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये नेचुरल साइन है, नेचर की तरफ से एक साइन, एक निशानी है जो ये बताती है कि जो बॉडी है वो एडल्टहुड के लिए प्रिपेयर हो रही है। मतलब ये जो बच्चा है वो अब बड़ा हो रहा है। दे मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो ये जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये शो करते हैं कि जो प्यूबर्टी है वो स्टार्ट हो रही है, वो शुरू हो रही है। अब ये प्यूबर्टी क्या है तो नीचे दिया हुआ, चलिए देखते हैं।
Puberty is the stage in which the body of an adolescent undergoes external and internal changes to develop into an adult capable of reproduction. प्यूबर्टी भी एक स्टेज है, जैसा कि एडोलसेंस एक स्टेज है, उसी तरह से प्यूबर्टी भी एक स्टेज है जहां पर एक एडोलसेंट की जो बॉडी है, यानी ऐसा पर्सन जो एडोलसेंस वाली स्टेज में है, उसकी जो बॉडी है उसमें एक्सटर्नल यानी बाहर की तरफ, यानी ऐसे चेंजेस जो बाहर से ऑब्जर्व हो जाते हैं, और इंटरनल यानी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। और वो जो चेंजेस हैं उसकी वजह से वो जो एडोलसेंट है वो एडल्ट बन पाता है, ऐसा एडल्ट जो कि रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो, मतलब जो रिप्रोडक्शन कर सके, जिसके बच्चे हो सके। अब प्यूबर्टी और एडोलसेंस इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई कौन वाली स्टेज एडोलसेंस वाली स्टेज है, कौन प्यूबर्टी वाली स्टेज है, कैसे दोनों अलग हैं, क्या है ये चक्कर। तो देखो, एडोलसेंस वाली स्टेज के बारे में हमने देखा ना कि ये 10 ईयर से अराउंड स्टार्ट होती है और 19 ईयर तक जाती है। ठीक है, ये एडोलसेंस वाली स्टेज है। इसमें ओवरऑल हर एक चीज़ का चेंज होता है। मतलब इसमें क्या होता है, एक जो चाइल्ड है वो एडल्ट में बदलता है, तो चाइल्ड से एडल्ट बनने वाला जो बीच का प्रोसेस है, जो बीच की स्टेज है, वही एडोलसेंस वाली स्टेज है। इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बॉडी के अंदर ही चेंज आ रहे हैं, बल्कि उसका मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सारे एस्पेक्ट में चेंज आता है। एक चाइल्ड और एक एडल्ट की सिर्फ बॉडी में ही डिफरेंस नहीं होता, बल्कि उसकी मेंटल एबिलिटी में भी डिफरेंस होता है। एक छोटा बच्चा उतना सोच नहीं पाता, उतना रीजनिंग नहीं लगा पाता, लेकिन एक एडल्ट उसकी रीजनिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कोई 3-4 साल का बच्चा है, अगर आप अपनी मैथ्स की बुक उसको पढ़ाओगे तो वो क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो उन चीज़ों को समझ पाए। अभी तो वो बेचारा ABCD सीख जाए, वही बड़ी बात है। तो एडोलसेंस वाली स्टेज में जो माइंड है उसमें भी चेंज आता है। इसी तरह से इमोशनल चेंज भी आता है। एक छोटा बच्चा काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इनस्टेबल होता है, जल्दी से रोने लगेगा, जिद करने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो ऐसा बिहेवियर नहीं होता, उसके जो इमोशंस है वो स्टेबल हो जाते हैं। इसी तरह से सोशल एस्पेक्ट में भी चेंज आता है। मतलब सोसाइटी में जो हमारा रोल है, लोगों के साथ जो हमारा रिश्ता है, एक छोटा बच्चा उतने अच्छे से रिलेशंस को समझ नहीं पाता, लेकिन जब इंसान बड़ा होता है, एडल्ट बनता है, तो रिश्तों को और अच्छे से समझ पाता है। तो ये समझ कैसे डेवलप हुई? यही एडोलसेंस वाली फेज़ में उसके अंदर ये चेंज आया। तो एडोलसेंस वाली स्टेज में पूरा चेंज होता है, बॉडी में भी चेंज आ रहा है, माइंड में भी चेंज आ रहा है, सोशल इमोशनल एस्पेक्ट में भी चेंज आ रहा है। सब में ओवरऑल जो कुछ भी बदलाव होता है वो एडोलसेंस वाली स्टेज का पार्ट होता है। अब बात कर लेते हैं प्यूबर्टी की। तो प्यूबर्टी वाली जो स्टेज है ना, वो इसी एडोलसेंस वाली स्टेज के साथ ही अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट होती है। मतलब वही 8, 9, 10 ईयर से स्टार्ट हो जाती है। मतलब जब एडोलसेंस वाली स्टेज स्टार्ट होगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगे, तभी से प्यूबर्टी वाली स्टेज भी आ जाएगी। लेकिन प्यूबर्टी वाली जो स्टेज है वो सिर्फ बॉडी से रिलेटेड है, कि जो बॉडी है ना उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसे चेंज आए जिससे वो जो एडोलसेंट है ना वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाए। और ये जो स्टेज है ना वो अराउंड 13 to 14 या 15 ईयर्स तक कंप्लीट हो जाता है। मतलब प्यूबर्टी जैसे अराउंड 10 ईयर से स्टार्ट हुई तो ये 13 ईयर तक, या फिर 14, या फिर बहुत हुआ तो 15 ईयर तक, इतने में कंप्लीट हो जाती है। 10 साल से स्टार्ट हुई, 13, 14 या 15 ईयर की एज तक कंप्लीट हो गई। गर्ल्स में पहले स्टार्ट होती है, पहले एंड हो जाती है। बॉयज़ में 1 आध साल लेट से स्टार्ट होती है और 1 आध साल आगे तक रहती है। जब किसी एडोलसेंट की जो बॉडी है वो रिप्रोडक्शन की कैपेबल हो जाती है कि हाँ भाई ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, इसके बच्चे हो सकते हैं, तो प्यूबर्टी वाली स्टेज खत्म हो जाती है। वो सिर्फ बॉडी की बात करता है कि भाई बॉडी स्लैक हो गई कि नहीं, तो ये प्यूबर्टी वाली स्टेज है। अब सेकेंड टॉपिक है 6.2, चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। अब वो कौन से चेंजेस हैं जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं कि ये जो मेल है या फीमेल है वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो गया, रिप्रोडक्शन करने लायक हो गया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। Adolescence is marked not only by observable changes but also by internal changes that are not visible from outside. अब adolescence में सिर्फ वही changes नहीं होते जो कि observable हैं, यानी जिसको हम बाहर से observe कर सकते हैं, बल्कि ऐसे भी changes होते हैं जो कि internal होते हैं, यानी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं और उसको हम बाहर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। One such change is the maturation of various parts involved in the process of reproduction. अब ऐसा ही एक चेंज है बॉडी के उन पार्ट का मैच्योर होना, यानी पूरी तरह से डेवलप हो जाना, जो कि रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही एक्सपीरियंस करते हैं इस तरह के चेंजेस धीरे धीरे, और ये जो चेंजेस है ना वो नेचुरल पार्ट है ग्रोइंग अप वाले प्रोसेस के। मतलब जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं नेचुरली ये चेंजेस हमारे अंदर आते रहते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंटरनल चेंज एसोसिएटेड विद एडोलसेंट गर्ल्स इज द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
अब एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल चेंज, यानी ऐसा चेंज जो बॉडी के अंदर होता है, जो कि एसोसिएटेड है एडोलसेंट गर्ल्स के साथ। मतलब ये जो चेंज है ना, ये सिर्फ गर्ल्स के अंदर होता है, बॉयज़ में नहीं होता। और वो चेंज क्या है? ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, शुरू हो जाना। अब ये साइकिल क्या होती है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ लेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ने से पहले ये तो जान लो कि ये साइकिल क्या होता है। देखो, जब कोई प्रोसेस रिपीट करता है बार बार एक पैटर्न में, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, इस तरह से बार बार हो रहा है, वही सेम प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम कहते हैं ये एक साइकिल है। तो यहाँ पर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी यहाँ पर एक प्रोसेस होगा जो कि बार बार रिपीट करेगा। तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जनरली 28 to 30 डेज की होती है। अब इसमें होता क्या है, देखो, जब ये साइकिल स्टार्ट होती है तो ब्लड डिस्चार्ज होता है, मतलब वजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो जैसे ही ब्लड डिस्चार्ज होना शुरू हुआ तो ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और कितने दिन तक ब्लड आता है, तो ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट जनरली ये 3 to 7 डेज का होता है। यानी ये जो फेज़ है जिसमें ब्लड डिस्चार्ज होता है वो 3 to 7 डेज का होता है। कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनके सिर्फ 3 डेज ब्लड आता है, कुछ के 4, कुछ के 5, 6, 7, जनरली यही होता है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये जो फेज़ है जहाँ पर ब्लड डिस्चार्ज होता है, उसी फेज़ को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, या इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में पीरियड भी कहते हैं। अब ये साइकिल मान लो 30 डेज चली, 30 डेज के बाद क्या होगा, फिर से यही प्रोसेस रिपीट करेगा। तो जैसे मान लो किसी की साइकिल 30 डेज की है, तो जब 30 डे हो जाएगा तो ये साइकिल एंड हो गई। अब नई साइकिल स्टार्ट होगी, ये भी वही अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज की होगी। तो इसमें भी क्या होगा, जब दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी तो फिर से ब्लड का डिस्चार्ज होगा, वही 3 to 7 डेज, और इसी फेज़ को हम मेंस्ट्रुएशन या पीरियड कहते हैं। अब यही चीज़ इस तरह से चलती रहेगी। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। इट रिकर्स जनरली एवरी 28 to 30 डेज। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग है वो रिकर करती है, यानी बार बार रिपीट करती है हर 28 to 30 डेज में। यानी हर 28 to 30 डेज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट होती है। एक साइकिल कंप्लीट हुई, दूसरी स्टार्ट हुई, फिर वो कंप्लीट हुई, अगली वाली स्टार्ट हुई। इस तरह से हर 28 to 30 डेज में नई मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है एंड इज़ मोर कॉमनली नोन एज द पीरियड। और इसको कॉमनली हम द पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो कन्फ्यूजिंग है, मतलब दोनों सेंटेंस को अगर हम पढ़ें, जो येलो और पिंक से मैंने हाईलाइट किया है, तो समझ में आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को पीरियड कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को पीरियड नहीं कहा जाता। सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो फेज़ जहाँ पर ब्लड डिस्चार्ज होता है उसको हम मेंस्ट्रुएशन या फिर पीरियड कहते हैं। तो अगर इसकी लैंग्वेज को ध्यान से देखो तो ये नहीं कह रहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम पीरियड कहते हैं, बल्कि ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है। तो देखो, यहाँ पर जब स्टार्ट हुई तो क्या हुआ, ब्लड डिस्चार्ज हुआ। यहाँ जब स्टार्ट हुई तो ब्लड डिस्चार्ज हुआ। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, जो ब्लड डिस्चार्ज होता है उसी को हम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये गलती मत करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पीरियड नहीं कहते, मेंस्ट्रुएशन को कॉमन लैंग्वेज में हम पीरियड कहते हैं। मतलब जिस फेज़ में ब्लड डिस्चार्ज होता है उसी फेज़ को पीरियड कहते हैं। मैनी हेल्दी गर्ल्स में हैव लॉन्गर और शॉर्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल रेंजिंग फ्रॉम 21 to 35। अब जनरली 28 to 30 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, लेकिन इससे कम और ज़्यादा भी हो सकती है, वो भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। मतलब एक हेल्दी गर्ल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 21 to 35 डेज की हो सकती है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस एंड इज वन ऑफ द साइंस ऑफ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अभी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, ये एक इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर ये प्रोसेस हो तो घबराने की जरूरत नहीं है कि अरे ये क्या हो रहा है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट नेचुरल प्रोसेस है, ये ज़रूरी है, और ये गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का साइन भी है। यानी अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई या आ रही है तो इसका मतलब उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है। द फेज ऑफ द साइकिल व्हेन ब्लड डिस्चार्ज अकर्स फ्रॉम द बॉडी इज रिफर्ड टू एज मेंस्ट्रुएशन। अब साइकिल का वो फेज जिसमें ब्लड डिस्चार्ज होता है, जैसे मैंने बताया अराउंड 3 to 7 डेज का होता है, तो उसी फेज को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, या कॉमन लैंग्वेज में इसको पीरियड कहा जाता है। इट मे लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। सम गर्ल्स में फील पेन और डिस्कम्फर्ट इन द लोअर एब्डोमेन ड्यूरिंग दीज डेज। अब मेंस्ट्रुएशन वाले फेज में कुछ गर्ल्स को पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है लोअर एब्डोमेन में, मतलब पेट में नीचे की तरफ। यूजुअली बाय द एज ऑफ 45 to 55 मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स नेचुरली। अब आमतौर से 45 to 55 की एज में ये जो मेंस्ट्रुएशन है वो नेचुरली बंद हो जाता है। मतलब कुछ फीमेल में जल्दी बंद हो सकता है 45 ईयर की एज में ही, और कुछ में 55 ईयर की एज तक भी मेंस्ट्रुएशन चल सकता है। तो 45 to 55 की एज तक ये नेचुरली बंद हो जाता है।
मार्किंग द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इन अ वुमेन्स लाइफ। और इसी के साथ साथ उस वुमेन की जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है उसका भी एंड हो जाता है। मतलब जब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है तो फिर वो जो वुमेन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसके बच्चे नहीं हो सकते। ब्रेकिंग मिथ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन। अब ये मिथ क्या होता है? तो देखो, मिथ एक ट्रेडिशनल बिलीफ है, यानी ऐसा विश्वास जो लंबे समय से चला आ रहा है, लोग उस पर विश्वास करते आ रहे हैं, या कोई स्टोरी हो सकती है जिसको सच मान के लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई ये जो स्टोरी है ना वो सच है, ऐसा हुआ था। लेकिन उस बिलीफ का या उस स्टोरी का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो साइंस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो वो जो बिलीफ है उसका कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो इसी को हम मिथ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत से लोग मानते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो बुरा होता है, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो इसको हम मिथ मानेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन के बारे में बहुत सारे मिथ हैं, चलिए उसको ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं। तो बहुत सारे रॉन्ग बिलीव्स हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में, यानी गलत गलत विश्वास लोगों ने बना रखे हैं, दैट ऑफन लीड टू अननेसेसरी फियर, शेम और इवन गिल्ट। इन रॉन्ग बिलीव्स की वजह से होता यह है कि बेवजह का डर पैदा हो जाता है, शेम यानी शर्म आने लगती है, और यहाँ तक कि गिल्ट, उसको बुरा समझने लगते हैं, जैसे कोई पाप हो गया हो, कोई गलत काम हो गया हो। हालांकि जो मेंस्ट्रुएशन है वो डरने वाली चीज़ नहीं है। ऑलमोस्ट हर फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब जिसकी भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी है उसमें मेंस्ट्रुएशन होगा। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं कि पता नहीं क्या है, और गिल्ट वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको पाप समझना, बुरा समझना, ये गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन इन रॉन्ग बिलीव्स की वजह से फियर, शेम और गिल्ट डेवलप हो जाता है। दीज बिलीव्स हैव गिवन राइजन टू सर्टेन मिथ्स एंड टैबूज। अब इन्हीं मिथ की वजह से बहुत सारे मिथ डेवलप हो जाते हैं, मतलब गलत विश्वास लोग बना लेते हैं, उससे रिलेटेड कहानियाँ बना लेते हैं जो सच नहीं है। और टैबू का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको सोसाइटी और कल्चर सही नहीं मानता, मतलब इसके बारे में हमको बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत चीज़ है ये, तो ऐसा भी होने लगता है। Among such myths and taboos, physical isolation of menstruating girls is unfortunately still quite prevalent. अब वैसे तो बहुत सारे मिथ्स और टैबूज हैं, उनमें से एक है फिजिकल आइसोलेशन। इसमें यह होता है कि वो गर्ल जिसमें मेंस्ट्रुएशन हो रहा है उसको बिल्कुल अलग कर देते हैं कि भाई तुम अपना अलग कमरे में रहो या किसी सेपरेट जगह पे रहो, लोगों के साथ ना मिलो, खाना पीना सोना सब अलग जगह हो, तो इसी को कहते हैं फिजिकल आइसोलेशन। बाकी लोगों से बिल्कुल अलग कर देना कि जब तक मेंस्ट्रुएशन चल रहा है तुम किसी से ना मिलो, बिल्कुल अलग रहो। तो अभी तक इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। मेंस्ट्रुएशन एक नेचुरल प्रोसेस है और इस तरह के मिथ का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है इसका। By encouraging a scientific outlook towards menstruation, we can help society appreciate the need to promote good reproductive health of women and contribute positively towards a healthier lifestyle for women. अब मेंस्ट्रुएशन का जो साइंटिफिक आउटलुक है, मतलब साइंस क्या कहती है मेंस्ट्रुएशन के अकॉर्डिंग, अगर इसको हम इंकरेज करेंगे, इसके बारे में लोगों को बताएंगे, तो सोसाइटी के अंदर वुमेन की जो गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो प्रमोट होगी, और इस तरह से एक पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एक वुमेन की हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए। Adolescence is not just about physical changes or changes associated with reproductive capability, but also about emotional and behavioral changes. अभी ऊपर मैंने आपको adolescence और puberty का डिफरेंस बताया था, वहाँ चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि adolescence वाली स्टेज में हर एक चेंज के बारे में बात करते हैं, चाहे वो बॉडी में आ रहा हो, इमोशन में आ रहा हो, माइंड में आ रहा हो, बिहेवियर में आ रहा हो, सोशल एस्पेक्ट में आ रहा हो, हर तरीके की चेंज की बात करते हैं। तो adolescence सिर्फ फिजिकल चेंज की बात नहीं करता, या फिर ऐसे चेंजेस जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी से एसोसिएटेड है, जुड़े हैं, बल्कि यहाँ पर इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस के बारे में भी बात होती है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा थर्ड टॉपिक स्टार्ट होता है 6.3 इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलसेंट्स। तो जो एडोलसेंट्स हैं यानी एडोलसेंस वाली स्टेज में हैं, उनके इमोशन में और बिहेवियर में कैसा चेंज आता है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। एक्टिविटी 6.2 लेट अस लिस्ट। चलिए लिस्ट करते हैं। Take a moment to think if there are any changes in your emotions or behavior or that of your classmates and friends in the past 1 or 2 years. अब थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचो कि पिछले 1-2 साल में आपके या फिर आपके जो क्लासमेट हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके इमोशंस में या उनके बिहेवियर में कोई चेंज आया। अब ये जो चेंजेस है वो एक्साइटिंग होंगे, कन्फ्यूजिंग होंगे, या फिर दोनों हो सकते हैं। चलिए लिस्ट करते हैं कुछ इमोशनल चेंजेस टेबल 6.2 में, उसी के साथ साथ उनके क्या इफेक्ट हो सकते हैं बिहेवियर पे, इसकी भी बात करेंगे। एंड वेज फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और किस तरह से पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये है टेबल 6.2 इमोशनल चेंजेस, देयर प्रोबेबल इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर एंड वेज फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
फर्स्ट कॉलम में है की इमोशनल चेंजेस, यानी किस तरह की इमोशनल चेंज की बात हो रही है, और सेकेंड कॉलम में प्रोबेबल इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर, उस इमोशनल चेंज का बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होगा, ये सेकेंड कॉलम में लिखना है। फिर लास्ट वाले कॉलम में है वेज फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ये जो इमोशनल चेंज हो रहा है उसकी वजह से बिहेवियर पे जो इफेक्ट पड़ रहा है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट में किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, असर पड़ता है। इसमें फर्स्ट है मूड स्विंग्स, यानी मूड का जल्दी जल्दी चेंज होना। कहते नहीं आज मेरा मूड बड़ा अच्छा है, आज मेरा मूड खराब है। तो एडोलसेंट में ये जो मूड का चेंज है वो बड़ा जल्दी जल्दी होता है। अभी थोड़ी देर पहले मूड उसका बड़ा अच्छा था, बड़ा खुश था, हंस रहा था, कोई छोटी सी बात हो गई, किसी ने डांट दिया या कोई और छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, तुरंत उसका मूड चेंज हो गया, मूड खराब हो गया, इरिटेट होने लगा। तो एडोलसेंट स्टेज में मूड बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होता है। अब इन मूड स्विंग्स का बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चेंज इन वेरिड एक्टिविटीज लाइक म्यूजिक, डांस और स्पोर्ट्स। तो इस मूड स्विंग्स से होता ये है कि अलग अलग एक्टिविटीज में इंगेजमेंट हो जाता है। अभी म्यूजिक सुनने का मूड कर रहा है तो म्यूजिक सुनने लगे या गाना गाने लगे, फिर डांस का मूड हुआ तो डांस करने लगे, फिर मन किया यार कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज में इंगेजमेंट हो जाता है। वरना अगर मूड स्विंग ना हो तो एक ही चीज में वो लगा रहे, पता चला म्यूजिक सुनना है तो दिन भर म्यूजिक ही सुनना है, या फिर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो गया तो स्पोर्ट्स ही खेल रहा है और दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है। तो मूड के चेंज होने से टेम्परेरी तौर पे जो इंटरेस्ट है वो बदलता रहता है, जिसकी वजह से अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन हो जाता है। अब इससे पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है उसकी बात कर लें। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन एक्टिविटीज दैट में लीड टू क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। देखो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अपने बारे में जानना, जैसे मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, कौन सा ऐसा काम है जो मैं बहुत अच्छे से कर पाता हूँ। अब जैसे म्यूजिक में उसको इंटरेस्ट है, वो गाना गा रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, अच्छा गाना गा लेता हो तो वो उसका टैलेंट नहीं है। हो सकता है वो अच्छा डांस ना कर पाता हो। अलग अलग स्पोर्ट्स जो खेल रहा है उसमें से हो सकता है कोई ऐसा स्पोर्ट हो जो वो अच्छे से खेल पाता हो। मान लो क्रिकेट अच्छा खेल पा रहा है या बैडमिंटन अच्छे से खेल पा रहा है, तो उसको अपने टैलेंट का पता चलता है। क्योंकि जब तक वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अपने टैलेंट का पता कैसे चलेगा। अब एक बंदे ने कभी हॉकी खेली नहीं, अगर वो खेलता तो हो सकता है वो एक अच्छा हॉकी प्लेयर बनता। तो जब अलग अलग एक्टिविटीज़ में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ हमको ये पता चलता है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, कौन सा ऐसा काम है जिसको मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन हो गया ये। इसी के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी आता है। अब क्रिकेट में एक तरह की बॉल डाली जाती है, उसको हम कहते हैं गुगली। तो उसको एक इंग्लिश क्रिकेटर ने इन्वेंट किया था, मतलब एक नई चीज़ ले आए थे, क्रिएटिव चीज़, एक इनोवेशन किया था कि भाई इस तरह से ऐसे करेंगे ना तो ये बॉल ऐसे जाएगी जो बैट्समैन को आउट कर सकती है या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो जिस एक्टिविटी में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पर हम क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं, कोई नई चीज़ इनोवेट कर सकते हैं। तो एडोलसेंट वाली स्टेज में ये जो मूड स्विंग होता है उसका बिहेवियर पे क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, ये सारा हमने देख लिया। अब सेकेंड है स्ट्रॉन्ग इमोशंस। एक एडोलसेंट के जो इमोशंस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर किसी ने तारीफ़ कर दी तो काफ़ी अच्छा फील होता है और वो फीलिंग काफ़ी लंबे समय तक रहती है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, डांट दिया, तो उसका काफ़ी गहरा असर पड़ता है और वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहता है। वहीं अगर एक बच्चे की बात कर लें चाइल्डहुड में, तो कोई टॉय मिल गया तो बहुत खुश हो गया, किसी ने डांट दिया या टॉय छीन लिया तो तुरंत बड़ा तेज़ रिएक्शन होगा, लेकिन फिर कोई और चीज़ हो जाएगी तो तुरंत उसका मूड चेंज हो जाएगा। मतलब जो इमोशंस हैं, हैप्पी, सैड, एंग्री, ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर खुश होगा तो बहुत खुश हो जाएगा, अगर सैड होगा तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा, एंग्री है तो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया। अब इस इमोशनल चेंज का बिहेवियर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इससे होता है इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी, यानी किसी भी चीज़ को सेंस करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। किसी ने थोड़ा सा डांट दिया तो उसका काफ़ी गहरा असर हो जाता है कि अरे हमको कैसे डांट दिया, हमको ऐसा क्यों बोल दिया। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन हम 3 फ्रेंड ऐसे थे जो ज़्यादातर एक साथ रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ, एक फ्रेंड ने फ़ोन किया, मतलब होली का दिन था तो किसी के यहाँ जाना था, तो उसने कॉल किया कि आ जाओ जल्दी से। तो हम दोनों लोग चले गए। अब बाद में तीसरे वाले दोस्त का फ़ोन आया कि कहाँ हो, तो बताया कि यहाँ पर है। तो वो नाराज़ हो गया कि हमको क्यों नहीं बताया, हालांकि उसका घर दूर था और हम लोग को दूसरे डायरेक्शन में जाना था और उसने अर्जेंट बुलाया था, यार तुरंत चलना है। तो काफ़ी दिन तक उसने मुझसे बात नहीं की, मतलब अच्छे से बात नहीं की कि हमको क्यों नहीं बुलाए। तो इसी को कहते हैं इंक्रीज सेंसिटिविटी, कि छोटी छोटी चीज़ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाना। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है, इससे पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है, तो इस स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से आता है कंपैशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं करुणा, दया, कृपा। मतलब जैसे कोई दुखी है, कोई दर्द में है,
कोई किसी प्रॉब्लम में है, तो उसको देख के अपने ऊपर असर पड़ना, मतलब दिल के अंदर ये बात आना, मतलब ये सोचना कि इसकी ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए, कैसे मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ। तो यही होता है कंपैशन। और ये कैसे आ सकता है? जब इमोशंस स्ट्रांग हो। दूसरे की प्रॉब्लम को, दूसरे के पेन को अगर हम फील नहीं कर पाएंगे या ज़्यादा फील नहीं कर पाएंगे तो हमें इतनी चिंता भी नहीं होगी कि अरे ठीक है उसको दर्द हो रहा है तो होने दो, कोई प्रॉब्लम में है, अरे ठीक है होने दो। जब तक उसकी प्रॉब्लम को हम स्ट्रांगली फील नहीं कर पाएंगे, हम कैसे उसकी मदद करेंगे? तो इस स्ट्रांग इमोशन की वजह से पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होता है। इसमें एक और बात है, इन्वॉल्वमेंट इन सोशल वर्क। इसी वजह से सोशल वर्क में भी इन्वॉल्वमेंट होता है। जब लोगों का दुख देखा नहीं जाएगा तो आप उसकी जाके हेल्प करोगे, प्रॉब्लम लोगों की दूर करोगे। कोई गरीब है तो उसकी मदद करोगे, कोई भूखा है तो उसको खाना दोगे, क्योंकि स्ट्रांग इमोशंस की वजह से आपकी जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो चुकी है। आपसे लोगों का दुख दर्द देखा नहीं जा रहा है। अब ये लास्ट वाली रो खाली है, तो इसमें कोई और आप इमोशनल चेंज लिख सकते हो। वैसे तो बहुत सारे, एक मैं आपको लिखा देता हूँ। इंक्रीज्ड क्यूरियोसिटी। एडोलसेंट वाली स्टेज में जो क्यूरियोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब क्यूरियोसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बिहेवियर में किस तरह का इफेक्ट पड़ता है? आस्किंग मोर क्वेश्चंस एंड एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स। उसके बिहेवियर में ये देखने को मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा है। अब इसकी वजह से पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होता है? देखो, जब क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर उसको मिलेगा, तो चीज़ें जानने को उसको मिलेंगी, नॉलेज बढ़ेगी। जब नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा तो नई स्किल्स डेवलप होंगी, नई हॉबीज़ डेवलप होंगी। तो यही आप लिख सकते हो उसमें, लर्न न्यू स्किल्स एंड डेवलप हॉबीज़। तो टेबल 6.2 को डिस्कस करते टाइम आपने एक्सप्लोर किया होगा कि बहुत अलग अलग तरीके के बिहेवियरल चेंजेस आते हैं एडोलसेंट्स के अंदर। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एडोलसेंस में स्ट्रॉन्गर इमोशन होते हैं दैन चाइल्डहुड। मतलब बचपन में जो हमारे इमोशंस होते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस एडोलसेंस वाली स्टेज में होते हैं। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि एक जो छोटा बच्चा है वो छोटी सी बात पे हंसने लगता है, रोने लगता है, तो इसका मतलब उसके जो इमोशंस है वो ज़्यादा स्ट्रांग हुए। तो देखो, इमोशंस और उसको एक्सप्रेस करना ये दो अलग चीज़ है। इमोशंस वो हैं जो हम फील करते हैं और उसका जो इफेक्ट है वो हमारे बिहेवियर में दिखता है। मान लो कोई दुखी है और वो अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो क्या इसका मतलब वो दुखी नहीं है? मतलब देखने से नहीं लग रहा कि वो दुखी है, उसके चेहरे पे स्माइल है, क्योंकि जो दुख है, जो सैडनेस है, वो उसके अंदर है, वो फील कर रहा है। अब जो छोटा बच्चा है ना, वो अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्सप्रेस करता है। थोड़ा सा भी उसको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा भी दुख होगा तो वो रोने लगेगा, तो देख के लगेगा अरे तो बहुत ज़्यादा दुखी है लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, वो रिएक्ट ज़्यादा कर रहा है। छोटी सी बात पे वो खुश हो गया तो वो अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है। वहीं एडोलसेंस की बात कर लें तो इनके इमोशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब ज़्यादा फील होता है। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने डांट दिया या किसी ने तारीफ़ कर दी, तो उसका जो इफेक्ट है, वो जो इमोशंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाँ, जिस तरीके से एक बच्चा एक्सप्रेस करता है उस तरह से एक्सप्रेस नहीं हो पाता। मतलब एक एडोलसेंस ऐसा नहीं कि हर बात पे रोने लगे या छोटी सी बात पे हंसने लगे, लेकिन उसको फील ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू चाइल्ड। अब ये जो इमोशंस है वो अफेक्ट कर सकते हैं एडोलसेंट्स के बिहेवियर को, लाइक टेकिंग अप और ज्वाइनिंग सोशल इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट द नीडी एंड द डिसएडवांटेज्ड। अब एडोलसेंट के बिहेवियर को इमोशंस किस तरह से अफेक्ट करते हैं उसका एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि जैसे एक बच्चा है, वो अपने में लगा रहता है, अपने से मतलब है, लेकिन एडोलसेंट वाली स्टेज में जब उसके इमोशंस और स्ट्रॉन्ग होते हैं, लोगों के दुख दर्द को वो समझ पाता है, तो हो सकता है उसकी वजह से वो सोशल इनिशिएटिव ले, मतलब समाज में कोई ऐसा प्रोग्राम चलाए जिससे जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है या जो डिसएडवांटेज्ड है, जिसमें ऐसे लोग आ गए जो गरीब हैं या फिर कोई डिसेबिलिटी है, यानी चल नहीं सकते या बोल नहीं सकते या और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक जो एडोलसेंट है वो नीडी और डिसएडवांटेज्ड को सपोर्ट करने के लिए सोशल इनिशिएटिव ले सकता है, कोई प्रोग्राम लॉन्च कर सकता है। और डेवलपिंग डीपर इंटरेस्ट इन न्यू एरियाज़, या नए नए जो एरियाज़ हैं अलग अलग फील्ड में, वेदर साइंस, मैथमेटिक्स या स्पोर्ट्स, उसमें वो गहरा इंटरेस्ट ले सकता है। अंडरस्टैंडिंग हाउ आवर इमोशंस इन्फ्लुएंस आवर बिहेवियर एंड एक्शंस कैन हेल्प अस मेक बेटर चॉइसेस एंड रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस थॉटफुली। अब किस तरह से हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर और एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उस पर असर डालते हैं कि जैसा इमोशन होगा वैसा बिहेवियर होगा, वैसा एक्शन होगा। भाई एक आदमी खुश है तो उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एक्शन है वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन अगर कोई दुखी है तो उसका बिहेवियर, उसका एक्शन अलग तरीके का होगा। तो ये समझना कि हमारे जो इमोशंस हैं वो किस तरह से बिहेवियर और एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उससे ये होगा कि हम बेटर चॉइसेस कर पाएंगे और जो सिचुएशन है उसको और थॉटफुली और सोच समझ के रिस्पॉन्ड कर पाएंगे।
मतलब देखो, एडोलसेंट के इमोशंस जो है वो स्ट्रांग होते हैं। अगर इसके बारे में हम पढ़ लें कि भाई अगर आपके इमोशन इस तरह से हो तो ऐसे आपको रिएक्ट करना है, इस तरह का आपका बिहेवियर और एक्शन हो सकता है, तो अगर पहले से चीज़ें हमको पता रहेंगी तो सही डिसीजन हम ले पाएंगे। वरना इमोशंस की वजह से अक्सर क्या होता है, गलत डिसीजन हम ले लेते हैं, समझ नहीं आता क्या करना है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं। अगर आप क्लास 7 साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए मैं ओसवाल बुक्स को सजेस्ट करूंगा। ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें आपको हर चैप्टर के स्टार्टिंग में रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, इस तरह के माइंड मैप मिल जाएंगे जो आपको क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएंगे, टेबल्स के सोल्यूशन मिल जाएंगे, चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉम्पिटेंसी या क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशंस आपको लेवल वाइज मिल जाएंगे, जैसे एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के सोल्यूशन मिल जाएंगे। लास्ट में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा। अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। पहला लिंक अमेजन का है और सेकंड लिंक ओसवाल बुक की वेबसाइट का है। सेकंड लिंक के थ्रू बाई करने में आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर आप मेरा कूपन कोड उस्मान10 का यूज करते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। 6.4 मेकिंग एडोलसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। चलिए एडोलसेंस को एक जॉयफुल, एक मजेदार, खुशी भरा एक्सपीरियंस बनाते हैं। अब जो जर्नी है एडोलसेंस की वो एक यूनिक एक्सपीरियंस है। मतलब एडोलसेंस वाली स्टेज में जो एक्सपीरियंस होता है, ऐसा एक्सपीरियंस चाइल्डहुड में नहीं होता, फिर उसके बाद एडल्टहुड में नहीं होता, और फिर उसके बाद जो ओल्ड एज है वहां पर नहीं होता। तो जो एडोलसेंस है वो एक यूनिक एक्सपीरियंस है। इस स्टेज में जो आप फील करोगे वो आगे की स्टेज में नहीं फील होगा। Heightened curiosity and excitement during this stage of life gives adolescents a new viewpoint towards almost everything around them. इस स्टेज में जो क्यूरियोसिटी है वो बहुत हाई होती है, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसी के साथ साथ जो एक्साइटमेंट है किसी चीज़ को करने के लिए, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, जो एक्साइटमेंट होता है वो बड़े हाई लेवल पे होता है। और इस एडोलसेंट वाली स्टेज में अपने आसपास की चीज़ों का जो व्यू पॉइंट है वो बिल्कुल नया होता है। मतलब बचपन में जिस तरह से हम अपनी सराउंडिंग को देखते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एडोलसेंट वाली स्टेज में वो बिल्कुल बदल जाता है। एक नए तरीके से हम अपने आसपास की चीज़ों को देखने लगते हैं, हमारा नज़रिया बदल जाता है। गुड हैबिट्स, थॉटफुल डिसीजंस एंड स्मॉल एक्शंस कैन हैव अ पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द एडोलसेंट्स। अब जो अच्छी हैबिट्स हैं और वो डिसीजंस जो सोच समझ के लिए गए हों, और छोटे छोटे जो एक्शंस हैं उनका बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है एक एडोलसेंट्स की ओवरऑल वेलबींग पे। मतलब इस स्टेज में जो आपकी हैबिट्स होंगी, जिस तरह का आप डिसीजन लोगे, जो एक्शन करोगे, उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा। अब अगर आपकी हैबिट्स अच्छी होंगी, जो डिसीजंस ले रहे हो वो थॉटफुल होंगे, सोच समझ के ले रहे हो, और छोटे छोटे जो एक्शंस आप ले रहे हो अगर वो सही है तो उसका एक पावरफुल पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए इसी के बारे में जानते हैं। 6.4.1 मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स। अभी चीज़ आप जानते होंगे कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमको फूड से मिलता है। तो एक एडोलसेंट की जो न्यूट्रिशनल नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए। ग्रेड 6 का एक चैप्टर है माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। उसमें आपने लर्न किया होगा अबाउट द नीड फॉर अ हेल्दी डाइट, कि एक हेल्दी डाइट यानी ऐसी डाइट जिससे जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरी तरह से मिल रहे हों, तो उसकी नीड क्या है, मतलब हेल्दी डाइट क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में आपने पढ़ा है। अब क्योंकि जो एडोलसेंस है वो पीरियड होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, और इसी के साथ साथ कई सारे चेंजेस भी आते हैं बॉडी में, जिसके बारे में हमने पढ़ा। अ न्यूट्रिशियस डाइट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसीलिए एक न्यूट्रिशियस डाइट बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, तो वो ग्रोथ अच्छे से हो पाए, चेंजेस अच्छे से आ पाए। इसीलिए जो न्यूट्रिशियस डाइट है, यानी हमारी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो उस डाइट में मिल रहे हों, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी कह रही फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड टू परफॉर्म वेल ऑन द प्ले ग्राउंड वी नीड प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो जो प्रोटीन्स है ना वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो हमारी बॉडी को ग्रो कराते हैं, मसल्स को ग्रो कराते हैं, बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, अगर मसल्स में कोई डैमेज है तो उसको वो रिपेयर करते हैं। इसी तरह से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको ग्रो करना है या फिर प्लेग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि प्रोटीन से होगी, और आपके पास एनर्जी होनी चाहिए जो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। अब ये कह रहा सिर्फ इतना ही नहीं, हमें ज़रूरत है एडिक्वेट अमाउंट, मतलब इतना अमाउंट जो काफ़ी हो, मतलब जितना ज़रूरत है उतना। क्या चाहिए? फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एज वेल। देखो जो फैट है ना वो भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और बॉडी इसको स्टोर करके भी रखती है कि अगर बाद में भी ज़रूरत हो एनर्जी की तो इस फैट से एनर्जी निकाली जा सके। फिर जो विटामिन्स है वो हमको डिजीज़ से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, हमारे गम्स को, आइज़ को, टीथ को, बोन्स को, इसी तरह से और भी जो हमारी बॉडी में चीज़ें हैं उनको हेल्दी रखते हैं।
इसी तरह से जो मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम हो गया, उसकी भी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से आपकी जो बोन्स हैं वो वीक हो सकती हैं। एक्टिविटी 6.3 लेट अस लिस्ट बेस्ड ऑन द लोकली अवेलेबल फूड्स। अब आपके एरिया में आपके आसपास जो फूड्स अवेलेबल हैं उसके बेसिस पे आपको टेबल 6.3 फिल करना है विद द हेल्दी फूड सोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम एंड हाउ दीज न्यूट्रिएंट्स कैन हेल्प अवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस टेबल के अंदर फूड सोर्स के बारे में आपको लिखना है, उन फूड सोर्स में कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं ये आप लिखो, इसी के साथ साथ ये किस तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ये भी आपको इस टेबल में लिखना है। तो टेबल 6.3 फूड सोर्सेज, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम एंड द फंक्शंस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो पहले कॉलम में हो गया फूड सोर्सेज, सेकंड कॉलम में आ गया न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम देम, इन फूड सोर्सेज से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमको मिलते हैं। फिर लास्ट वाले कॉलम में है फंक्शंस ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या है, मतलब काम क्या है, करते क्या है ये। तो यहाँ पर कुछ फूड सोर्सेज आपको दिए हैं जैसे मिल्क हो गया, मिलेट्स, कर्ड, चीज़ एंड पनीर। इनमें कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम, प्रोटीन्स, फैट्स, इसी के साथ साथ इसमें विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली ए एंड डी, यानी विटामिन ए, विटामिन डी ये प्रेजेंट होते हैं इन फूड सोर्सेज में। फिर लास्ट कॉलम में फंक्शन लिखना है कि भाई ये जो कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स या विटामिन ए और डी इनका फंक्शन क्या है, करते क्या है ये। टू हेल्प ऑप्टिमल बोन ग्रोथ, इनकी वजह से अच्छी तरह से बोन की ग्रोथ हो पाती है। अब जैसे आपकी ग्रोथ हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है, तो उसमें जो बोन्स हैं वो भी तो ग्रो करेंगी ना, तो उनमें ये हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ जो आपके टीथ हैं उनको भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन टीथ। फिर यहाँ पर आपको कुछ फूड सोर्सेज लिखने हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हो, और इसके अलावा और भी चीज़ प्रेजेंट हो सकती है। तो अभी प्रोटीन को फोकस करके कुछ चीज़ें हम लिख देते हैं, जैसा कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है पल्सेस में, एग्स, फिश हो गया, सोयाबीन हो गया, तो इनमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ इनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होता है। अब इससे होता क्या है, टू हेल्प प्रॉपर ग्रोथ, गेन स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव लेवल्स ऑफ एनर्जी। अच्छे से ग्रोथ हो पाती है, स्ट्रेंथ गेन होती है, एनर्जी का जो लेवल है वो इम्प्रूव होता है। इसी के साथ साथ जो प्रोटीन है ना, वो डैमेज टिश्यूज़ को या हम कह सकते हैं डैमेज मसल्स को रिपेयर भी करते हैं। आप देखते हो कि जो जिम वगैरह करते हैं वो प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, क्योंकि जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उनके टिश्यूज़ में ब्रेक डाउन होता है, उसको रिपेयर करना ज़रूरी होता है। तो इसमें आप लिख सकते हो एंड रिपेयर डैमेज्ड टिश्यूज़। फिर लास्ट वाले में है स्पिनच यानी पालक, किडनी बीन्स यानी राजमा एंड ड्राइड फ्रूट्स, यानी ऐसे फ्रूट्स जिनको सुखाया गया होता है या सूखे होते हैं, जैसे रेजिन्स हो गया यानी किशमिश, और फिग्स यानी अंजीर। इनमें होता है आयरन और इनके अंदर होता है विटामिन्स, और ये क्या करते हैं, टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। साइंस एंड सोसाइटी, एडोलसेंट्स स्पेशली गर्ल्स मे समटाइम्स सफ़र फ्रॉम ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब जो एडोलसेंट्स हैं, स्पेशली जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, उनको कभी कभी ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ आयरन और विटामिन B12 इन द बॉडी। हेल्थ प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि उनकी बॉडी में आयरन और विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है, उसमें ब्लड डिस्चार्ज होता है। अब ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होता है आयरन और विटामिन B12, तो अगर बॉडी से ब्लड निकलेगा तो उसी के साथ साथ जो आयरन और विटामिन B12 है वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से बॉडी में इन दोनों की कमी हो जाती है, और इनकी कमी की वजह से कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फाइंड आउट अबाउट सच हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो इस तरह की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में आप बताओ। देखो, आयरन और विटामिन B12 की कमी की वजह से एक जो प्रॉब्लम सबसे कॉमन है वो है एनीमिया। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है, वीकनेस फील होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगती है, स्किन येलो पड़ने लगती है। इसी के साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हम विटामिन B12 की बात कर लें तो इसकी कमी की वजह से जो नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगती है। मतलब काफ़ी लंबे समय तक अगर विटामिन B12 की कमी है तो आपकी जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो डैमेज होने लगती हैं। इसकी वजह से मेमोरी प्रॉब्लम, थिंकिंग प्रॉब्लम ये सब होने लगती है। हाउ कैन वी मैनेज आयरन डिफिशियंसी इन अवर बॉडी। अब आयरन की जो कमी है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपके बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी है, कमी है, तो ऐसे फूड्स आप खाओ जिसके अंदर आयरन प्रेजेंट हो। तो इसमें आप लिख सकते हो ईटिंग आयरन रिच फूड्स, ऐसे फूड्स खाओ जो आयरन रिच हैं, यानी जिनके अंदर अच्छे खासे अमाउंट में आयरन प्रेजेंट हो, जैसे पालक हो गया, खजूर हो गया, फिश हो गया, बीन्स। तो ये सब राइट अमाउंट में खाने से आयरन की डिफिशियंसी को मैनेज किया जा सकता है।
अगर आयरन की ज़्यादा डिफिशियंसी हो जाती है तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। वो डॉक्टर फिर सप्लीमेंट्स वगैरह रिकमेंड करते हैं कि भाई ये दवा वगैरह है, इसको आप खाओ, मैनेज हो जाएगा। तो इसमें आप मेडिकेशन भी लिख सकते हो या आयरन सप्लीमेंट्स भी लिख सकते हो, बट वो अपने से नहीं लिया जाता, डॉक्टर की रिकमेंडेशन से ही उसको यूज़ करना होता है। फाइंड आउट अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एम टू प्रिवेंट सच डिफिशियंसीज। अब वो कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिनका मकसद ये है कि इस तरह की जो डिफिशियंसीज है उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो एक स्कीम है जिसका नाम है अनीमिया मुक्त भारत, जिसको शॉर्ट में AMB कहा जाता है। तो ये स्कीम गवर्नमेंट की तरफ से चलाई गई है ताकि भारत में किसी को भी अनीमिया ना हो। अब चलिए एक साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। डोरोथी हॉजकिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन B12। अब एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है डोरोथी हॉजकिन। ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी। इन्होंने विटामिन B12 के स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, मतलब विटामिन B12 का जो स्ट्रक्चर है, कैसे वो बना हुआ है, उस पर इन्होंने स्टडी की थी। In 1964, she became the third woman to win the Nobel Prize in the field of chemistry. 1964 में इनको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री की फील्ड में, और इस तरह से ये तीसरी महिला थी जिनको केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। मतलब इनसे पहले केमिस्ट्री की फील्ड में 2 और विमेन को नोबेल प्राइज मिल चुका था, तो थर्ड नंबर पे ये आती है। क्या आप जानते हो विटामिन B12 रिक्वायर्ड होता है ह्यूमन बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, मतलब ह्यूमन बॉडी सही से काम करती रहे, इसके लिए ह्यूमन बॉडी को विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है। लाइक मोस्ट विटामिन्स इट कैन नॉट बी मेड इन द ह्यूमन बॉडी एंड हैज़ टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट। अब आप जानते होगे जो विटामिन्स है वो कई टाइप के होते हैं, और ज़्यादातर जो विटामिन्स है वो ह्यूमन बॉडी नहीं बनाती, मतलब इंसान की बॉडी में अपने आप से नहीं बनता। तो जो विटामिन B12 है ना, वो भी ह्यूमन बॉडी नहीं बनाती, और इसकी रिक्वायरमेंट को फूड के थ्रू ही पूरा करना होता है। तो हमको ऐसे फूड खाने चाहिए जिनके अंदर विटामिन B12 हो, ताकि हमारी बॉडी को जो इसकी ज़रूरत है वो पूरी हो सके, क्योंकि बॉडी तो अपने आप से बनाएगी नहीं, फूड से ही लेना पड़ेगा। डिस्कस द सोर्सेज ऑफ विटामिन B12 विद योर टीचर। अब विटामिन B12 के जो सोर्सेज है, मतलब कहाँ से हमको मिलेगा, किस फूड के अंदर ही प्रेजेंट होता है, उसको टीचर के साथ डिस्कस करो। अब देखो ये जो विटामिन B12 है, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सिर्फ आपको एनिमल सोर्स से ही मिलेगा, मतलब एनिमल्स या उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं में ये विटामिन B12 प्रेजेंट होता है, प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। तो इसके सोर्सेज की अगर बात कर लें तो ये मीट में प्रेजेंट होता है, जैसे चिकन हो गया, और स्पेशली जो ऑर्गन मीट है, लीवर, किडनी वगैरह, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। एग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, फिर मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं, योगर्ट हो गया, चीज़ हो गया, इन सब में प्रेजेंट होता है, फिश में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह की जो एनिमल बेस्ड सोर्सेज हैं उन्हीं में ये नेचुरली मिलता है। अब बात कर लेते हैं पर्सनल हाइजीन की। अब न्यूट्रिशन के साथ साथ जो पर्सनल हाइजीन है, यानी अपने आप को क्लीन रखना, साफ़ सुथरा रखना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडोलसेंस के टाइम। बॉडी हाइजीन को मेंटेन रखना, यानी अपनी बॉडी को क्लीन रखना, साफ़ सुथरा रखना, खास तौर से जो आर्मपिट्स हैं और जो प्यूबिक रीजन है वहाँ पर। तो इससे क्या होगा, मे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम पोटेंशियल इन्फेक्शंस, तो इससे हम इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। अब गर्ल्स के लिए प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना मेंस्ट्रुएशन के टाइम ये एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है फॉर बोथ कंफर्ट एंड हेल्थ। मतलब अगर कोई गर्ल मेंस्ट्रुएशन के टाइम प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखती है तो उससे कंफर्ट भी मिलेगा, मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फील होगा, और हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। मेंस्ट्रुअल हाइजीन कैन बी मेंटेन यूजिंग आइटम्स सच एज सैनिटरी पैड्स, जो कि आपको फिगर 6.1 में दिया है, एंड रीयूजेबल क्लोथ्स डिजाइंड फॉर दिस पर्पसेस। अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो कैसे, तो इसके लिए कुछ आइटम्स हैं, जैसा कि सैनिटरी पैड हो गया, ये यहाँ पर इमेज बनी हुई है, तो इसका यूज़ किया जा सकता है। या ऐसे क्लोथ पैड्स आते हैं जो रीयूजेबल होते हैं, बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जो इसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइंड होते हैं। देखो पहले के टाइम नॉर्मल क्लोथ का ही यूज़ कर लिया जाता था, ताकि जो ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है वो एब्जॉर्ब हो सके, मतलब कपड़े वगैरह गंदे ना हो ब्लड की वजह से। लेकिन वो उतना सेफ़ नहीं है, उससे इन्फेक्शन का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। आज के टाइम में भी जिनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, या रूरल एरियाज़ के अंदर नॉर्मल घरों में यूज़ होने वाले क्लोथ्स का यूज़ कर लिया जाता है, तो वहाँ पर रिस्क है। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए सैनिटरी पैड्स या फिर रीयूजेबल क्लोथ पैड्स का ही यूज़ करना चाहिए, वो सबसे सेफर ऑप्शन है। अब गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोशिश करती है ताकि वो प्रोवाइड कर सके इन प्रोडक्ट्स को फ्री ऑफ चार्जेस, मतलब फ्री में प्रोवाइड करे, या फिर काफ़ी लो प्राइस पे प्रोवाइड करे, ताकि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है गर्ल्स की और वुमेन्स की वो इम्प्रूव हो सके। एज अ सोसाइटी वी शुड ऑल मेक एफर्ट्स to ensure the availability of necessary facilities in schools and public places to promote menstrual hygiene। अब पूरी सोसाइटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम सबको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है
ताकि जो नेसेसरी फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल हो सके स्कूल्स में या पब्लिक प्लेसेस में, और इस तरह से जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है वो प्रमोट हो सके। कलेक्टिवली वी शुड मूव फॉरवर्ड रिड्यूसिंग एनी स्टिग्मा अराउंड सैनिटरी पैड्स एंड हेल्पिंग इन मेंस्ट्रुअल हाइजीन। अब हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए जिसकी वजह से जो सैनिटरी पैड्स के अराउंड स्टिग्मा है वो रिड्यूस हो सके। स्टिग्मा मतलब गलत सोच जो बन जाती है या ऐसी चीज़ जिससे लोगों को शर्म आए या अपमान फील हो। अब मान लो जैसे किसी गर्ल ने अपने बैग में सैनिटरी पैड रखे हैं, वो उसमें से गिर जाए या कोई बॉय उसको देख ले, तो इसमें कोई मजाक उड़ाने वाली या हंगामा करने वाली चीज़ नहीं है। ये कंप्लीटली नॉर्मल चीज़ है, बल्कि अच्छी चीज़ है। तो जो गलत सोच बनी है ना वो कम होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें करने से मेंस्ट्रुअल हाइजीन में हेल्प होगी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्पोज ऑफ यूज्ड सैनिटरी पैड्स प्रॉपरली। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो सैनिटरी पैड जिसको यूज़ कर लिया गया हो उसको सही तरीके से डिस्पोज करें। कैसे डिस्पोज करना है? सबसे पहले तो उसको न्यूज़पेपर में रैप कर लो, लपेट लो, और फिर उसको डस्टबिन के अंदर डाल दो। दिस इज़ टू इंश्योर कम्युनिटी हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस। तो इससे ये होगा कि जो कम्युनिटी की हेल्थ है वो भी सही रहेगी। मान लो ऐसे बाहर फेंक दिया, अब उससे क्या होगा, उसमें ब्लड लगा है, बैक्टीरियाज वगैरह आ जाएंगे, फिर मक्खियाँ आ जाएंगी। अब वो मक्खी उसके ऊपर बैठी, बैक्टीरिया उसके अंदर चला गया, वो मक्खी कहीं खाने पे बैठ गई, तो इस तरह से जो है वो गंदगी फैल सकती है, इन्वायरमेंट हमारा पलूट हो सकता है। जिस फूड आइटम पे वो मक्खी जाके बैठी, उस फूड आइटम को अगर कोई खा लेगा तो इन्फेक्शन का खतरा है। तो हेल्थ और इन्वायरमेंट क्लीनलीनेस इसको भी मेंटेन रखना है। आजकल तो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स आ गए हैं जो कि अवेलेबल हैं, और ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। मतलब ये सॉइल के साथ मिल के डिकम्पोज हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और पॉलीथीन जैसा पोल्यूशन नहीं करते। साइंस एंड सोसाइटी। अब मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं कई सारे इनिशिएटिव्स, यानी कई सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं ताकि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसको सपोर्ट मिल सके। तो ऐसे ही एक इनिशिएटिव का नाम है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, जिसको शॉर्ट में MHS कहते हैं। इस स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करेगी फ्री ऑफ चार्जेस या फिर बहुत ही कम प्राइस पे एडोलसेंट गर्ल्स को, जो रूरल एरियाज़ में रहती हैं, मतलब गांव देहात के एरिया में जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं। इस स्कीम के अंडर उनको सैनिटरी पैड्स फ्री या फिर काफ़ी कम प्राइस पे मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। इसी के साथ साथ अवेयरनेस प्रोग्राम यानी जागरूकता अभियान ये भी कंडक्ट किया गया ताकि एजुकेट कर सकें गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ के बारे में। मतलब ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए जहां पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो ये सारा MHS के अंडर आता है। फिर दूसरा है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK। It aims to improve the overall health of adolescents, including menstrual health and hygiene. MHS में सारा जो फोकस रहता है वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ पे रहता है कि ये कैसे सही रहे। लेकिन ये जो RKSK है इसमें ओवरऑल हेल्थ की बात होती है एडोलसेंट्स की, जिसके अंदर मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी आ गया और जो जनरल हेल्थ है वो भी अच्छी रहे। इसका मकसद ये है, इट इनकरेजेस पीयर एजुकेशन वेयर ओल्डर स्टूडेंट्स हेल्प यंगर वंस लर्न अबाउट दीज टॉपिक्स। ये इनकरेज करता है, बढ़ावा देता है पीयर एजुकेशन को। पीयर एजुकेशन मतलब ऐसी एजुकेशन जहाँ पर एजुकेट करने वाला, कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला और उस इन्फॉर्मेशन को हासिल करने वाला दोनों लगभग एक एज के होते हैं। अब जैसे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पीयर एजुकेशन नहीं है, क्योंकि मेरी एज और आपकी एज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर मान लो कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, अपने क्लासमेट से आपने पूछ लिया, या आपके जो सीनियर हैं जो ग्रेड 8 ग्रेड 9 में, उनसे अगर आपने पूछ लिया, तो वो जो आपको पढ़ाएंगे वो पीयर एजुकेशन होगा, क्योंकि उनकी और आपकी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो RKSK है ये इनकरेज करता है पीयर एजुकेशन, जहाँ पर जो ओल्डर स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो आगे के ग्रेड्स में हैं, सपोज ग्रेड 8 9 10 11 12, तो ऐसे स्टूडेंट इन टॉपिक्स के बारे में बताते हैं। मतलब ओवरऑल हेल्थ, स्पेशली जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है उसके बारे में बताते हैं यंगर वंस को। मतलब सिंपल वे में समझ सकते हो, हायर ग्रेड्स के स्टूडेंट जूनियर ग्रेड के स्टूडेंट को इन टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं। फिर आता है सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंडर बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स को प्रोवाइड किया जाता है अफोर्डेबल प्राइस पे, मतलब काफ़ी कम प्राइस पे, जिसको आसानी से बाई किया जा सकता हो। कहाँ पर? थ्रू जन औषधि केंद्र। ये मेडिकल स्टोर टाइप का होता है, यहाँ पर मेडिसिन या और भी जो मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होता है, जिसको हम जन औषधि केंद्र कहते हैं। दिस इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स। इस इनिशिएटिव का मकसद ये है कि जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन वाले प्रोडक्ट्स हैं वो आसानी से एक्सेस हो सके, मिल सके वुमेन्स को और जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको।
फिर आता है स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स। बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने खुद के प्रोग्राम्स लॉन्च करती हैं, जैसा कि सूची स्कीम जो कि कर्नाटका के अंदर लॉन्च है, और फ्री सैनिटरी नैपकिन स्कीम जो कि स्टेट जैसा कि तमिलनाडु हो गया और ओडिशा वहाँ पर लॉन्च है। इन प्रोग्राम्स का मकसद डिस्ट्रीब्यूट करना है फ्री सैनिटरी पैड्स गवर्नमेंट स्कूल्स में। 6.4.3 फिजिकल एक्टिविटीज़, रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़ मतलब ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर हमारी बॉडी एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, हमारी मसल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, फुटबॉल या क्रिकेट वगैरह प्ले करना, डांसिंग, इस तरह से बहुत सारे काम हैं, उनको हम फिजिकल एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एडोलसेंस के टाइम। क्या आप एक्सरसाइज करते हो रेगुलरली, या फिर आप पार्टिसिपेट करते हो गेम्स और स्पोर्ट्स में? किस तरह की एक्सरसाइजेज आप करते हो? अब ये जो एक्टिविटीज़ है वो हेल्प करती हैं आपकी बॉडी और माइंड को फिट और हेल्दी रहने में, और बिल्ड करती हैं आपके स्टैमिना को। स्टैमिना मतलब किसी भी काम को आसानी से लंबे समय तक कर सकें बिना थके। जैसे मान लो आप पहली बार रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आप ज़्यादा देर दौड़ नहीं पाओगे, आप थक जाओगे। लेकिन अगर कॉन्टीन्यूसली आप ये काम करते रहोगे तो आपका स्टैमिना बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा दूर तक बिना थके या कम थके दौड़ सकते हो। तो ये जो एक्टिविटीज़ है वो आपके स्टैमिना को बिल्डअप करती हैं और आपके मूड को भी बूस्ट करती है, मूड को भी अच्छा रखती है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो आपका मूड उतना अच्छा नहीं रहेगा। 6.4.4 बैलेंस्ड सोशल लाइफ। अभी सोशल लाइफ क्या होती है? देखो, हम सब सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमारे ही जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब हमारे रिलेटिव्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स। तो इन लोगों के साथ हमारा जो इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, इनके साथ मिलके काम करना या कहीं जाना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो सोशल लाइफ कहलाती है। अब हम सभी सोसाइटी में रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, मतलब बात करते हैं या मिल के काम करते हैं एक दूसरे के साथ डे टू डे लाइफ में, यानी रोज़ाना की ज़िंदगी में। हम सभी को पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहना है एक दूसरे की तरफ। पोलाइट यानी बहुत विनम्र तरीके से, जैसे अगर किसी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं तो स्माइल के साथ, अच्छे से, तो ये होता है पोलाइट। और रिस्पेक्टफुल यानी सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? फेवरेबल और सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, मतलब इससे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा जो कि सेफ भी होगा। अब मान लो किसी से जाकर आप लड़ाई करने लगोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो इन्वायरमेंट सेफ नहीं रहेगा। आपने झगड़ा कर लिया, वो आपको पीट दिया। अब क्योंकि जो एडोलसेंस है वो स्टेज होती है जहाँ पर नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, नए इमोशंस डेवलप होते हैं। वी मस्ट बी थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल वाइल इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। जब भी किसी के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं या मिल के साथ में कोई काम कर रहे हैं, तो उस समय हमको थॉटफुल रहना है। मतलब जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के करना है। रिस्पॉन्सिबल हो के, मतलब जिम्मेदारी के साथ बोलना है, काम करना है। वेदर इन पर्सन, यानी अगर आप इंटरेक्ट कर रहे हो पर्सन टू पर्सन, वो बंदा आपके सामने है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, तो सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ इंटरेक्शन करना है। मतलब सोशल मीडिया पे कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको शेयर करनी है, कहीं कमेंट करना है, तो सोच समझ के जिम्मेदारी के साथ आपको ही काम करना है। दिस इज द टाइम एडोलसेंट्स में फील अट्रैक्टेड टू दियर पियर्स एंड मिमिक दियर बिहेवियर। अब ये वो टाइम होता है जब एक एडोलसेंट अपने पियर यानी अपने ही एज ग्रुप के साथ एक अट्रैक्शन फील करता है और उनके बिहेवियर को मिमिक करता है, उसकी नकल भी उतारता है। अब आज के ज़माने में ये जो इंटरेक्शन है वो अक्सर ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पर एक फिगर बनी है, कोलैबोरेटिव लर्निंग इन एक्शन। मिलजुल कर कोई लर्निंग हो रही है, तो इसमें क्या होना चाहिए? ट्रस्ट होना चाहिए, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्टफुल तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए, माइंडफुल होना चाहिए, मतलब जो कुछ भी हो रहा है वहाँ पर अटेंशन पे करना चाहिए। वरना कुछ लोग क्या होते हैं, प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है, सोच कुछ और रहे होते हैं। तो अगर कोई चीज़ हो रही है, कोई लर्निंग हो रही है, तो दिमाग भी वहीं होना चाहिए। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो हर किसी के लिए अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, AI, तो ये सब अवेलेबल है कि नहीं। और इससे हम क्या कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं, मिलके काम कर सकते हैं, या फिर इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और कलेक्टिव वेलबींग को ध्यान में रखते हुए यूज़ करना है। मतलब इस तरह से यूज़ करना है ताकि सबका भला हो सके। कभी कभी जाने या फिर अनजाने में हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल लापरवाही के साथ करते हैं। सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स एंड टीचर्स कैन हेल्प यूज दीज प्लेटफॉर्म पॉजिटिवली। अगर हम एल्डर से, अपने बड़ों से और टीचर से गाइडेंस लें
तो इन प्लेटफॉर्म का हम पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। अब यही यूट्यूब है, कोई इस पर पढ़ाई कर रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है, और कोई दिन भर म्यूज़िक सुन रहा है, मूवी देख रहा है या और कोई काम कर रहा है। तो मेन चीज़ है इन प्लेटफॉर्म का हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, किस काम के लिए कर रहे हैं, क्या वो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है या सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। साइंस एंड सोसाइटी। साइबर बुलिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस सच एज फोन्स, कंप्यूटर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू हैरेस अदर्स बाय सेंडिंग मिसलीडिंग मैसेजेस, स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स और शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट कंसेंट। बुली का मतलब होता है डराना, धमकाना, परेशान करना। तो जब कभी किसी को इंटरनेट या फिर जो डिजिटल डिवाइसेस है जैसे फ़ोन्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, उसका यूज़ करके किसी को परेशान किया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो उसी को साइबर बुलिंग कहते हैं। अब साइबर बुलिंग कैसे कैसे हो सकती है उसकी अगर बात कर ले तो एक है मिसलीडिंग मैसेज को सेंड करना, मतलब ऐसा मैसेज जो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आज राहुल एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है, लेकिन आपने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि राहुल इसलिए आज स्कूल नहीं आया क्योंकि उसको टेस्ट नहीं देना था, टेस्ट से बचने के लिए उसने आज की क्लास स्किप कर दी, जबकि एक्चुअल में वो बीमार था। तो आपने मिसलीडिंग मैसेज भेजा कि नहीं। इसी तरह से स्प्रेडिंग फॉल्स र्यूमर्स, गलत अफवाह फैला देना, जैसे किसी के बारे में आपने अफवाह फैला दी कि इसने चोरी की है, लेकिन असल में उसने चोरी नहीं की है, लेकिन आपने एक झूठ फैला दिया। या फिर किसी की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो वो आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता या किसी के साथ वो शेयर नहीं करना चाहता, आपको किसी तरह पता चल गया और आपने उस इन्फॉर्मेशन को बिना उसकी परमिशन के शेयर कर दिया, तो ये भी साइबर बुलिंग के अंदर आता है। फिगर 6.4 में शो कर रहा है कि मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इसका यूज़ करके किसी का मजाक उड़ाना, टीज़ करना, परेशान करना, सताना, पर्सनल कमेंट्स करना, गलत इन्फॉर्मेशन देना, ये सब साइबर बुलिंग के अंदर आता है, जो कि नहीं करना चाहिए। अब देखो, बुली करना ये गलत है, लेकिन अगर कोई आपको बुली करना चाहता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ से डरो ना और हेल्पलेस फील ना करो। करी हमको परेशान कर रहा है, ये हमको डरा रहा है, अब मैं क्या करूँ। तो इन सारी चीज़ों से आपको डरना नहीं है। रेदर हैंडल इट वाइजली, बहुत समझदारी के साथ इसको आपको हैंडल करना है। अपने पेरेंट्स से या टीचर से आपको हेल्प लेनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई उनको बुली कर रहा होता है और वो पेरेंट्स से या टीचर से शेयर नहीं करते कि क्या बताएं, कैसे बताएं। आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए, भले आपको लगे कि अरे इससे कुछ नहीं होगा, क्या फ़ायदा होगा। अब एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। जैसे आईडी कार्ड पे इन्फॉर्मेशन लिखी होती, एड्रेस हो गया, पेरेंट्स के फ़ोन नंबर हो गया, तो वो हमारे स्कूल आईडी पे लिखा था। एक मेरा क्लासमेट था, वो थोड़ा बदमाश टाइप का था। किसी का भी जैसे नंबर मिल जाता था ना, तो वो कॉल करता था और उल्टे सीधे मैसेज भेजता था। तो उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे फादर का नंबर नोट कर लिया है और अब मैं मैसेज करूँगा। तो मैंने उससे कुछ नहीं बोला, सीधे अपने क्लास टीचर के पास गया और उनसे जाके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। और वो जो टीचर थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो बच्चे उनसे डरते भी थे। उसको बुलाए तो उन्होंने उससे कहा कि कहीं से भी कोई भी उल्टा सीधा मैसेज अगर गया तो हम तुम्ही को पकड़ेंगे और पूरी क्लास के सामने तुम्हारी अच्छे से पिटाई करेंगे। तो उस बच्चे ने दोबारा मुझसे कभी पंगा नहीं लिया। एडिशनली, यू शुड बी कॉशियस व्हेन अपलोडिंग एनी पिक्चर ऑनलाइन और शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स। अब इसी के साथ साथ आपको भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है जब भी कोई पिक्चर आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो, क्योंकि आज एआई का ज़माना है। आपकी पिक्चर का यूज़ करके, उसको एआई का यूज़ करके गलत तरीके से एडिट करके शेयर कर सकता है। इसी तरह से जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको भी स्ट्रेंजर के साथ, अजनबी के साथ शेयर नहीं करना है। एक्टिविटी 6.4, लेट अस स्प्रेड अवेयरनेस। चलिए अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। वर्क इन ग्रुप्स। अब यहाँ पर इस एक्टिविटी में आपको ग्रुप्स में वर्क करना है, मतलब कुछ लोगों का ग्रुप बना लो और फिर ये काम करो। क्या काम करना है? टू डिज़ाइन पोस्टर्स एंड पैम्फलेट्स अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर एंड पेज देम एट डेजिग्नेटेड प्लेसेस इन द स्कूल। तो आपको डिज़ाइन करना है पोस्टर्स और पैम्फलेट जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर क्या होता है वो बताया गया हो, मतलब सोशल मीडिया पे किस तरह से जिम्मेदारी के साथ बिहेव करना है, क्या चीज़ें करनी है नहीं करनी है, वो उन पोस्टर्स और पैम्फलेट्स पे हो। और फिर स्कूल में जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं, मतलब जहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह डिस्प्ले होती है, वहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी जाके पेस्ट कर दिया, वो प्लेस जहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह पेस्ट होती है वहीं पर आपको ये पेस्ट करना है। आपको फिर टेबल 6.4 भी फिल कर लेना है, जो आपने ऑब्जर्वेशन किया उसकी बेसिस पे। तो टेबल 6.4 में क्या है? डूज एंड डोंट्स टू बी फॉलोड ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे क्या करना है, क्या नहीं करना है,
चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में डूज दिया है, मतलब सोशल मीडिया पे क्या क्या चीज़ें करनी है, और सेकंड कॉलम में डोंट्स, क्या नहीं करना है। तो डूज की बात कर लें तो बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड, लोगों की रिस्पेक्ट करना है, सम्मान करना है और अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट करना है, बात करना है। थिंक बिफोर पोस्टिंग, कोई भी चीज़ अगर आप पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे तो पहले सोच लो, ऐसा नहीं कि कुछ भी पोस्ट कर दिया। सोचो समझो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, और फिर उसको आप पोस्ट करो। प्रोटेक्ट प्राइवेसी, प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने का मतलब ये है कि आपकी या फिर किसी की भी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रहे, मतलब बिना परमिशन के किसी दूसरे पर्सन तक वो इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, या फिर उस इन्फॉर्मेशन का वो कोई भी यूज़ बिना परमिशन के ना कर पाए। तो ये होता है प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना। तो अपनी भी प्राइवेसी आपको प्रोटेक्ट करना है, मतलब कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको आप नहीं चाहते कि ये हर किसी तक पहुँचे या हर कोई उसका यूज़ कर पाए, उसको सोशल मीडिया पे आपको पोस्ट नहीं करना, शेयर नहीं करना। इसी तरह से दूसरे की भी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी आपको सोशल मीडिया पे बिना उसकी परमिशन के शेयर नहीं करना है। मान लो किसी का फ़ोन नंबर आपने शेयर कर दिया सोशल मीडिया पे, उसका मिसयूज़ हो सकता है। किसी का एड्रेस आपने शेयर कर दिया, अब वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक है, कोई भी उसको देख सकता है, या अपनी इस तरह की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने शेयर कर दी तो कोई उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो प्राइवेसी भी आपको प्रोटेक्ट करनी है। अब डोंट्स की बात कर लें कि क्या काम नहीं करना है। डू नॉट शेयर पर्सनल फोटोज़ विद स्ट्रेंजर्स और वर्चुअल फ्रेंड्स, अपनी जो पर्सनल फोटोज़ है उसको स्ट्रेंजर के साथ, अजनबी के साथ शेयर नहीं करना है। इसी तरह से जो वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं, मतलब ऐसे फ्रेंड्स जो इंटरनेट के थ्रू बन गए, वो एक्चुअली कहाँ रहते हैं, फेस टू फेस आप कभी उनसे मिले नहीं, बस सोशल मीडिया के थ्रू उनसे दोस्ती हो गई, तो वो वर्चुअल फ्रेंड्स कहलाते हैं। तो उनके साथ भी पर्सनल फ़ोटोज़ शेयर नहीं करनी है। अब सोशल मीडिया पे एक काम ये भी होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कोई ऐसा लिंक या कोई ऐसी फाइल शेयर कर देते हैं जिसके अंदर वायरस होता है या जिसके थ्रू आपके डिवाइस को हैक किया जा सकता हो। अब अगर आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया या उस फाइल को डाउनलोड कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कोई भी ऐसा लिंक हो गया या कोई भी ऐसी फाइल जिस पे आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, या उसके सोर्स के बारे में आपको ना पता हो, या भेजने वाले के बारे में आपको ना पता हो, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, डोंट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक, ऐसा लिंक जिसमें शक शुबा हो, डाउट हो, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। इसी तरह से डोंट स्प्रेड र्यूमर्स और फेक इन्फॉर्मेशन, अफवाह नहीं फैलाना है, गलत इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना है। 6.4.5 अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेज, लर्न टू से नो। अब जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको अवॉइड करना है। और इसी के साथ साथ आपको नो कहना भी सीखना होगा, ना कहना, मना करना, ये सीखना होगा। क्योंकि होता क्या है, आपका जैसे कोई फ्रेंड है, उसको गलत चीज़ की आदत लग गई, अब वो आपसे भी कह रहा है कि यार तुम भी ऐसा करो, ये चीज़ खाओ, ये चीज़ पियो। अब आप उसको मना ही नहीं कर पा रहे हो कि यार इतना अच्छा दोस्त है, बार बार कह रहा है, चलो एक बार मान लेते हैं इसकी बात, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो अगर आप उसको मना नहीं कर पाए और उसकी बात मान लिए तो समझ लो आप फंस गए। पूरी लाइफ आप पछताओगे कि काश उस दिन मैंने मना कर दिया होता, उसकी बात ना मानी होती। तो आपको नो कहना भी सीखना होगा। अब कुछ लोग जिसके अंदर आपके जो पीयर्स हैं वो भी आ गए, मतलब आपकी ही एज के जो लोग हैं, जैसे आपके फ्रेंड्स, क्लासमेट वगैरह, वो क्या करते हैं, मेड टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब होता है लुभाना, लालच देना। परसुएड, परसुएड का मतलब होता है अपनी बात को मनवाना कि यार मेरी बात मान लो। फोर्स यानी ज़बरदस्ती करना। और क्रिएट प्रेशर, दबाव डालना ऑन यू टू कंज्यूम हार्मफुल सब्सटेंसेज। तो कुछ लोग जिसके अंदर आपके पीयर्स आ गए, मतलब आपकी ही एज ग्रुप के लोग आ गए, जैसे आपके क्लासमेट हो गया, आपको कोई फ्रेंड हो गया, वो टेम्प्ट कर सकता है, लालच दे सकता है, परसुएट कर सकता है, आपको राज़ी कर सकता है, बार बार कह के आपको मना सकता है, या फोर्स कर सकता है, ज़बरदस्ती कर सकता है, दबाव डाल सकता है आपके ऊपर कि आप ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उसको कंज्यूम करो। जैसे कि टोबैको हो गया, गुटखा, सिगरेट्स, बीड़ी, अल्कोहल, और यहाँ तक कि लाइफ थ्रेटनिंग जो इलीगल ड्रग्स हैं, यानी ऐसे ड्रग्स जिनसे जान चली जाती है, जो इलीगल हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को कंज्यूम करने के लिए वो ये सारे काम कर सकता है। क्या यार एक बार गुटखा खा के तो देखो, एक बार सिगरेट पी तो लो, अगर पसंद ना आए तो दोबारा मत पीना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको लालच देती है, परसुएड करती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी बात नहीं माननी है। एक बार भी आपको ट्राई नहीं करना ये सारी चीज़ों को। देखो जिस स्टेज पे आप अभी हो उस स्टेज से मैं गुजर चुका हूँ। जो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं या आगे फेस करनी पड़ेंगी वो मैं फेस कर चुका हूँ। मैंने देखा है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को इन चीज़ों की आदत लग गई। शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार सिगरेट पी रहे हैं, कोई गुटखा खा रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ में आने लगा कि कितनी बड़ी गलती हमने की। वो लोग शुरू शुरू में मुझसे भी कहते थे
कि यार एक बार गुटखा खा के दे देखो, बड़ा अच्छा टेस्ट रहता है, एक बार सिगरेट पी के तो देखो। लेकिन मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि भाई ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी है, एक बार भी मुझे ट्राई नहीं करनी है। अगर मैं अपना बताऊं तो पूरी लाइफ में कभी सिगरेट को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। एक बार हाथ लगाया था, किसी के लिए ले जाना था तो बस वही हाथ में पकड़ा था, उसके अलावा कभी भी टच भी नहीं किया मैंने सिगरेट को। और आज मुझे खुशी होती है कि अच्छा हुआ स्कूल टाइम में मैंने इन चीज़ों की आदत नहीं लगाई, और जिन लोगों को इसकी आदत पड़ी उन्हीं के मुंह से मैंने बाद में सुना कि यार काश हमने ये सिगरेट की आदत ना लगाई होती, गुटखा खाने की आदत ना लगाई होती, काश हमने अल्कोहल पीना शुरू ना किया होता। कोई भी ऐसा बंदा मुझे नहीं मिला जो ये कहता हो कि यार सिगरेट पीने की जो आदत मैंने लगाई थी ना वो बड़ी अच्छी आदत थी। हर कोई बाद में पछताता है कि काश मैंने ये सारी चीज़ें शुरू ना की होती। तो अभी आप उस स्टेज पे हो जहाँ पर इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, इनसे बच सकते हो। लेकिन याद रखना, एक बार अगर इन चीज़ों को आपने शुरू कर दिया तो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर पूरी लाइफ आप रिग्रेट करोगे, पछताओगे। हाँ, तो ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है इसको कंज्यूम करने के लिए आपके जो फ्रेंड्स वगैरह है वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, आपको ये चीज़ कंज्यूम नहीं करनी है। सिंस एडोलसेंस इज मार्क्ड बाय क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट। अब एडोलसेंस में क्या होता है, क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होता है, यार ये भी ट्राई करें, वो भी ट्राई करें, ऐसा करें वैसा करें। तो एक एडोलसेंट क्या करता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है ऐसे लोगों से और इन चीज़ों को ट्राई कर लेता है कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है। ज़्यादातर लोग ट्राई करने के बाद फंस जाते हैं, बहुत कम ही होते हैं जो ट्राई करने के बाद छोड़ देते हैं कि भाई नहीं समझ में आई चीज़। दीज सब्सटेंसेज आर नॉट जस्ट हार्मफुल टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बट आर ऑल्सो एडिक्टिव। अब ये जो सब्सटेंसेज है वो सिर्फ फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए हार्मफुल नहीं है कि इन चीज़ों से बॉडी खराब होगी, माइंड खराब होगा, बल्कि ये एडिक्टिव भी हैं। इनकी आदत लग जाती है, लत लग जाती है, फिर बार बार ये चीज़ें आपको चाहिए होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई इन चीज़ों को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है, दे डेवलप अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू टेक देम अगेन एंड अगेन। तो उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग चाहत पैदा हो जाती है कि बार बार वो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, और समय के साथ साथ वो इन चीज़ों को रेगुलरली यूज़ करने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड सब्सटेंस एब्यूज़। इसको कहते हैं सब्सटेंस एब्यूज़। अब एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर लिखी है, समवन हु इज़ एडिक्टेड टुडे माइट हैव स्टार्टेड वंस विद जस्ट वन टाइम। अब वो बंदा जो आज के टाइम एडिक्टेड है, किसी चीज़ की लत लग गई है, आदत लग गई है, हो सकता है उसने स्टार्ट किया हो जस्ट वन टाइम से कि यार एक बार सिर्फ ट्राई कर लेते हैं, एक बार सिगरेट पी लेते हैं, एक बार गुटखा खा लेते हैं, एक बार शराब पी लेते हैं। बस एक बार के लिए उसने ट्राई किया होगा और आज उसको आदत लग चुकी है। से नो टू एडिक्टिव सब्सटेंस द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। तो जो एडिक्टिव सब्सटेंसेज है, जिनकी आदत लग जाती है, लत लग जाती है, उनको पहली बार आपको मना करना है और हर बार मना करना है। पहली बार कोई कहे तो मना कर दो, जितनी बार भी जब भी आपसे उन चीज़ों को कंज्यूम करने कोई कहे बार बार आप मना कर दो। मेरे फ्रेंड्स भी कहते थे यार एक बार सिगरेट पी लो, एक बार गुटखा खा लो, हम लोग भी दिखा रहे थे, कोई प्रॉब्लम हो रही क्या? तो उस समय तो उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन अब वो पछताते हैं। अब यहाँ पर एक फिगर है, कंडीशन ऑफ द लंग्स बिफोर एंड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू बीड़ी या सिगरेट स्मोक। तो यहाँ पर लंग्स की दो कंडीशन दिखाई जा रही है। ये वाले में देखो, ये बिफोर, पहले लंग्स इस तरह से रहता है, देखो कितना हेल्दी अच्छा से दिख रहा है। काफ़ी लंबे समय तक जब बीड़ी और सिगरेट को आदमी कंज्यूम करता है तो उसके लंग्स इस तरह से हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इवन लंग्स कैंसर भी हो जाता है। इन सब्सटेंसेस को यूज़ करने से सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, जैसे सांस लेने में दिक्कत आती है, मेमोरी लॉस होने लगता है, जो लंग्स है वो डैमेज होने लगते हैं, जैसा कि ऊपर हमने फिगर में देखा। डिपेंड करता है कौन सा सब्सटेंस आप कंज्यूम कर रहे हो। हेल्दी रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से अवॉइड करें इन सब्सटेंसेस को एंड मेक हेल्दी चॉइस इंस्टेड। हेल्दी चॉइस हम लें, फ्रूट्स खाओ, जूस पियो, और भी जो अच्छी चीज़ें वो खाओ। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेन फर्म एंड कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन टू से नो। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो डिसीजन है ना कहने का, उस पर आप जमे रहो, कॉन्फिडेंट रहो। ऐसा नहीं कि पहले आपने मना कर दिया, अब बार बार आपसे कह रहे हैं तो आप सोच रहे हो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। नो पे आप बिल्कुल स्टिक रहो। द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम एडिक्शन इज सीकिंग हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड टॉकिंग टू ट्रस्टेड पीपल सच एज पेरेंट्स और टीचर्स। अब मान लो किसी को एडिक्शन हो गया, आदत लग गई, मना नहीं कर पाया, कंज्यूम करने लगा, अब आदत लग गई, तो क्या अब छूट नहीं सकती? छूट सकती है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। उसके लिए पहला स्टेप ये है कि आपकी जो फैमिली है या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप हेल्प लो और ऐसे लोगों से बात करो जिन पे आप भरोसा करते हो, जैसे पेरेंट्स हो गया, टीचर्स हो गए। काउंसलिंग एंड मेडिकल एडवाइस कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन हैंडलिंग सच सिचुएशन। अब काउंसलिंग हो गया मतलब काउंसलर्स होते हैं जिनके पास जाके ये सारी चीज़ें बतानी होती है, तो वो फिर रास्ता बताते हैं कैसे ये चीज़ सॉल्व होगी। इसी तरह से मेडिकल एडवाइस,
कुछ दवाइयाँ आती हैं जिनकी हेल्प से इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। रिमेंबर, योर हेल्थ एंड योर फ्यूचर आर इन योर हैंड्स। अब ये बात याद रखना, आपकी जो हेल्थ है और आपका जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है, तो समझदारी के साथ आपको चूज़ करना है। साइंस एंड सोसाइटी, नशा मुक्त भारत अभियान। अब जो नशा मुक्त भारत अभियान है उसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है। इसका मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जाए और अवेयरनेस को, जागरूकता को फैलाया जाए। किस बारे में? और इशू ऑफ अवॉइडिंग सब्सटेंस अब्यूज़ थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ, वुमेन एंड कम्युनिटी। जो यंग लोग हैं, जो वुमेन हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करें और ये जो सब्सटेंस अब्यूज़ है उसको अवॉइड किया जा सके। इस बारे में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। द स्पेशल फोकस इज़ ऑन द प्रिवेंशन ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ अमंग अर्ली एज चिल्ड्रेन। स्पेशल फोकस इस बात पे था कि वो बच्चे जो अभी अर्ली स्टेज में हैं उनको सब्सटेंस अब्यूज़ से प्रिवेंट किया जा सके, बचाया जा सके, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम इनको रोक लेंगे तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है, बजाय इसके कि बाद में जाके बड़ी मुश्किल से वो आदत छूटे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन 1446 टू डील विद ड्रग एडिक्शन एंड टू हेल्प ड्रग एडिक्ट्स। तो एक हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ताकि जो ड्रग एडिक्शन है उससे डील किया जा सके, और कोई ऐसा बंदा जिसको ड्रग्स की आदत पड़ गई है तो वो इस नंबर पे कॉल करके अपने एडिक्शन को दूर कर सकता है, मतलब उसको रास्ता बताया जाए कि कैसे क्या काम आपको करना है। 6.5 द वाई क्वेश्चन फॉर एडोलसेंस। तो अब हम समझ चुके हैं जो अलग अलग तरीके के चेंजेस आते हैं एडोलसेंस में, और ये भी कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है जिम्मेदारी के साथ। अब इसका क्वेश्चन ये है, बट आई वंडर वाई दीज चेंजेस अकर एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ। ये जो चेंजेस है वो लाइफ के इस स्टेज में आते क्यों हैं? मतलब ऐसा क्या होता है इस स्टेज में कि ये चेंजेस आने लगते हैं, पहले क्यों नहीं आए? मतलब बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये चेंज आने लगते हैं? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। बहुत सारे चेंजेस जो कि एडोलसेंस में आते हैं, जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन भी आ गया, और इसके अलावा और भी जो साइंस ऑफ प्यूबर्टी आर मेनली ड्यू टू हॉर्मोन्स। तो ये ज़्यादातर हॉर्मोन्स की वजह से होता है। अब आप पूछोगे ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं? तो ये सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, उन केमिकल्स को हम हॉर्मोन्स कहते हैं। हॉर्मोन्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये जो केमिकल्स हैं जिसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट, बहुत सारे पहलू को रेगुलेट करने में, कि कब, कहाँ, कैसे, किस तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट किस में होनी है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। और इसकी वजह से बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन भी करती है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड आर रिलीज्ड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन। ये जो हॉर्मोन्स हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं और फिर एक सही टाइम पे जब ब्रेन सिग्नल देता है तब वो रिलीज होते हैं। सम हॉर्मोन्स इन्फ्लुएंस मूड एंड बिहेवियर। कुछ हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जो मूड और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, असर डालते हैं। तो जब एक बच्चा पैदा होता है और फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है, एक सर्टेन ग्रोथ होने के बाद ब्रेन सिग्नल देता है कि हाँ भैया, जितना ग्रोथ होनी चाहिए थी, जितनी रिक्वायर थी वो हो गई है, अब बच्चा ठीक ठाक बड़ा हो गया है। तो ब्रेन सिग्नल देता है और कुछ खास तरीके के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। उन हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। बाय स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, सीकिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस व्हेन नीडेड एंड मेकिंग हेल्दी डिसीजंस, यू कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर योर लाइफ अहेड। अब इन्फॉर्म्ड रहने से मतलब आपको जानकारी हो, जैसे कि आपको चैप्टर में दी गई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, और जब ज़रूरत हो तो गाइडेंस और सपोर्ट आप लो। ऐसा नहीं कि किसी से हम बात नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, अपने से ही डिसाइड करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। आपको इन्फॉर्मेशन भी हासिल करनी है, जब ज़रूरत पड़े तो सपोर्ट और गाइडेंस भी लेना है, इसी के साथ साथ हेल्दी डिसीजंस भी लेने हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, आपकी आगे आने वाली जो ज़िंदगी है उसकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। अगर लाइफ किसी स्टेज पे आप गलत चीज़ों की आदत बना लोगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, किसी से बात नहीं कर रहे हो, सपोर्ट नहीं ले रहे हो, तो फिर आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी भी खराब हो जाएगी। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। व्हाट्सएप चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। डोंट वरी, आपका नाम, फ़ोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता होता कि किसने मेरे चैनल को ज्वाइन किया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।